कराची में एक ऐसा मुआलिज भी है जो बगैर किसी ऑपरेशन के रीढ़ की हड्डी और मोहरों का इलाज करता है। गुज़िश्ता 13 बरस से लियाकताबाद में स्पाइन क्लिनिक चलाने वाले कायरोप्रैक्टर सलीमुद्दीन पर रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए आपको भी दिखाते हैं। कायरोप्रैक्टिक एक मुतबादिल तरीका इलाज है जिसमें हाथ के जरिए रीढ़ की हड्डी, जोड़ों और मोहरों का इलाज किया जाता है। इसका मौलिज MBBS डॉक्टर नहीं होता, लेकिन कायरोप्रैक्टर की डिग्री के बाद वो डॉक्टर ही कहलाता है। लियाकताबाद में गुज़िश्ता 13 बरस से स्पाइन क्लिनिक चलाने वाले कायरोप्रैक्टर सलीमुद्दीन का कहना है कि उनके तरीका इलाज में मरीजों को जल्द आराम मिलता है। जो भी प्रॉब्लम है मोहरों की, स्पाइन्स की, चाहे वो सर्वाइकल हो, थोरैसिक हो, सैक्रल हो या लोम्बर हो या फिर कॉक्सिस का इशू, उस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं या आपको एडजस्टमेंट कह लें इसको। क्लिनिक आए हुए मरीज ने बताया कि इलाज के बाद वो बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं। कायरोप्रैक्टिक अद्वियात के बगैर बेहतरीन तरीका इलाज है और ये दुनिया भर में मकबूल है। जोड़ों का तोड़फोड़ से इलाज, गर्दन से एड़ी तक, कायरोप्रैक्टर करे हर तकलीफ दूर। खास औजारों का इस्तेमाल, महारत और कदीम तकनीक से दिखने में सख्त लेकिन बहुत प्यार से जोड़ जोड़ बिठाया जाता है। आपको बताएं कि जोड़ों और हड्डियों के दर्द से अक्सर लोग परेशान नजर आते हैं। बगैर सर्जरी और दवा के कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज से दर्द मिनटों में दूर भगाया जा सकता है। कायरोप्रैक्टिक है क्या और इससे इलाज कैसे होता है, बता रही हैं नाजिश अयाज इस रिपोर्ट में। कायरोप्रैक्टिक एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हड्डियों को एक खास अंदाज में दबाव और झटका देकर अपनी जगह पर लाया जाता है। पेशेंट हमारे बैकबोन के होते हैं, बाइक राइडिंग की वजह से या किसी भी इंटरनल इंजरी, ट्रॉमा या एक्सीडेंट की सूरत में जो बैक की तकलीफ होती है, हम लोग लैब टेस्ट वगैरह करवाते हैं। अपनी ड्रॉप टेबल पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत सेफ है। इस तरीका इलाज से मुस्तफीद होने वाले कहते हैं कि बगैर ऑपरेशन और महंगी दवाइयों के कम वक्त में ये तरीका इलाज किसी नेमत से कम नहीं है। मेरी तकलीफ को मैंने देख रही थी कि उसमें मुझे आराम मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि इसमें कम से कम जिस्म मेरा हल्का हो गया है, गर्दन की मेरी मूवमेंट बढ़ गई, काफी बेहतर है, लाइट फील कर रहा है और जो हिप का जो इशू है वो भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर लग रहा है आपको। डॉक्टर सलीम का कहना है कि बेशतर शहरी हड्डी जोड़ या जराह के पास जाकर अपना केस बिगाड़ लेते हैं। ताहम कायरोप्रैक्टिक जैसे मुफीद तरीका इलाज से मुतासरा शख्स अपने मसाइल को जल्द हल करवा सकते हैं। नाजिश अयाज, एयरवाई न्यूज, कराची। कायरोप्रैक्टर इलाज ना ही कोई दवा ना ही इंजेक्शन। सांस बाहर, एक्सेल करें, वेरी गुड। खास किस्म के दाव पेच और मुख्तलिफ औजारों से इंसानी जिस्म के दर्द को भगा देता है। कायरोप्रैक्टर डॉक्टर सलीमुद्दीन ने कहा कि सर्वाइकल, माइग्रेन, अरके निसा, जोड़ों का दर्द, मुख्तलिफ हादसात के शिकार मरीज समेत कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। मुझे तकरीबन 9 साल से ज्यादा अरसा हो गया ये काम करते हुए। अल्लाह का शुक्र है, सक्सेस रेट प्लस 90% है अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 से 3 सेशंस में ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स जो क्रॉनिक फेज़ में, यानी 18-20 साल पुराना कोई दर्द है, बैकबोन का, लोअर बैक का, लुम्बर्स या सैक्रल का, वहाँ जाके 5 सेशन 4 सेशन देने पड़ते हैं। मरीज इस जदीद इलाज से ना सिर्फ मुतमईन नजर आए बल्कि खुशी का भी इजहार किया। 2 सेक्शन हो चुके हैं मेरे अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशन मेरे हुए, मुझे बहुत आराम है, अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे गर्दन देखें दाएं बाएं करने में भी कोई मसला नहीं है। कायरोप्रैक्टर इंसानी जिस्म को मतवाजन बनाने के साथ साथ बरसों से दर्द में मुब्तला मरीजों को भी शफायाब करता है। कायरोप्रैक्टर एक ऐसा जादू इलाज है जिसके जरिए बरसों पुराना दर्द चुटकियों में गायब किया जा सकता है। डॉक्टर सलीम कहते हैं आज के इस मॉडर्न दौर में ये इलाज लोगों में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरामैन जमशेद अली खान के साथ इशरत खान, नियो न्यूज़, कराची।
जोड़ों का दर्द हो या कोई और तकलीफ, दवा की टेंशन ना ही कोई सर्जरी की फिक्र, बरे सगीर का कदीम इलाज कायरोप्रैक्टर कराची में फिर से जिंदा होने लगा है। अब इस मरज़ को भगाया कैसे जाता है इसके जरिए और इससे इलाज कैसे किया जाता है, कासिम रईस की रिपोर्ट में जानिए। टूटी सड़कों ने कराची वालों का जोड़ जोड़ हिलाया तो बरे सगीर का कदीम इलाज एक बार फिर जिंदा होने लगा। गर्दन से लेकर एड़ी तक कहां कौन सा मोहरा अपनी जगह खो बैठा है, कायरोप्रैक्टर नामी तरीका इलाज के जरिए सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। लकड़ी के खास औजारों की मदद से इंतहाई महारत और टेक्निक से जोड़ जोड़ बिठाया जाता है। दर्द भगाने के लिए थोड़ा दर्द और सही, मगर कायरोप्रैक्टर इलाज कराने वाले मरीज मुतमईन नजर आते हैं। मसल्स जब दोबारा आपके काम करना शुरू करते हैं, डेड मसल्स, तो आप फील बेहतर महसूस करते हैं। डॉक्टर सलीमुद्दीन के मुताबिक ज़्यादातर घरेलू ख़वातीन और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले अपनी जिस्मानी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। हैमर की टेक्निक जो है वो 2 से 2.5 पाउंड की ताकत से ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है, वरना टिश्यू रप्चर हो सकता है, पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। यही सारी कला है, यही सारा आर्ट है। दवा की टेंशन न सर्जरी की परेशानी, कायरोप्रैक्टर आजमूदा है मगर अब तक नायाब है। कराची जैसे बड़े शहर में अब इस कदीमी इलाज की तलब बढ़ती जा रही है। कासिम रईस, समा, कराची। जी, इस वक्त मैं मौजूद क्लिनिक में जहाँ पे बगैर किसी ऑपरेशन के मोहरे बैठाने का इलाज किया जाता है और ये डॉक्टर है डॉक्टर सलीमुद्दीन, काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। हमसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ कोर्स कहाँ से किया, इसका तरबियत कहाँ से ली और अब तक कितने मरीज़ों को यहाँ पे सेहतियाब कर चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मेरे क्लिनिक का नाम है हुज़ैफ़ा स्पाइन क्लिनिक और स्पाइन के नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ रीढ़ की हड्डी मोहरों में ही डील किया जाता है। माई सेल्फ डॉक्टर सलीमुद्दीन, 13 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और फिज़िकल मेथड्स पे काम कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं कायरोप्रैक्टर। जैसे मैं कायरोप्रैक्टर हूँ तो मैं कायरोप्रैक्टिक मेथड्स के ऊपर काम करता हूँ। साथ में मैं ASMR भी परफॉर्म करता हूँ पेशेंट की बॉडी के कुछ मस्कुलर एरियाज़ पे। ASMR भी एक मुखफ़िफ़ है ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स के लिए। तो ये दोनों आर्ट्स जब कंबाइन होते हैं तो विद इन मिनट्स पेशेंट को रिजल्ट मिलता है विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। और जहाँ तक शार्टिक पेन या अर्कन निसा की डिज़ीज़ है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और किसी एक या दोनों लेग्स में पेन फॉरवर्ड होता है, वहाँ पर भी ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है पेशेंट को कि सर्जरी रेकमेंड होती है। और उसके बाद उसके रिज़ल्ट तो आपको भी आइडिया होगा कि क्या है कि पेशेंट फिर बेड पे ही रहता है। और सर्जरी के बाद के भी कुछ पेशेंट ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो ठीक नहीं होते, स्टिल देयर इज़ अ पेन जो वो फेस कर रहे होते हैं। फिर यहाँ आके वो दोबारा से आफ्टर द सर्जरी इवन वो यहाँ ट्रीट करवाते हैं हमारे इस मेथड से। तो कायरोप्रैक्टिक पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। पाकिस्तान में इस चीज़ को सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पास, तो लामहला आपको बाहर ही जाना है। अगर ये डिग्री चाहिए, ये चीज़ सीखनी है तो बाहर से ही होगा। बहुत शुक्रिया। आपने देखा, ये थे कायरोप्रैक्टर सलीमुद्दीन साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से वो मोहरे बैठाने का इलाज करते हैं और 13 साल से वो ये काम कर रहे हैं और कई पेशेंट यहाँ से सेहतियाब होकर आए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन मुस्लिम उम्मा में मुबारक दिन माना जाता है, यानी बड़ा दिन होता है। और हम इस दिन यानी तमाम फ़ैसले ज़िंदगी के ये आप ये कह लें कि अल्लाह तबारक तआला की तरफ से भी तमाम फ़ैसले जुम्मे के दिन किए गए। इसी के साथ डॉक्टर सलीमुद्दीन कायरोप्रैक्टर हैं। और अच्छा, ये होता क्या है, क्यों होता है और नाम ही इतना खौफनाक सा लगता है? तो इसमें कोई बीमारी का इलाज जो है वो सख्त है, कोई हथौड़े वथौड़े लेकर कीलों से उसको सही किया जाता है? ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का बहुत बहुत करम है। उससे आपकी शक्ल से तो लग रहा है बड़ा आसान इलाज है, क्योंकि इतनी प्यारी आपकी स्माइल है माशाल्लाह। और यही आज हमारा टॉपिक है कि हमने स्माइल पर बात करनी है। अब पूछते हैं कि ये इतना गाढ़ा सा नाम क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। कायरोप्रैक्टिस इससे एक यूनिक तरीका इलाज कह सकते हैं। ऐसा लगता है वो मशीन में ड्रिल हो रही है, उसके बाद मजदूर आएगा, उसको खोद के फिर बड़ी सी मशीन आ रही है, उसका सामान निकाल रही है। तो ट्रैक्टर, बिल्डोजर और वो रोलर। आपके प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़े मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छा इलाज है। पाकिस्तान जैसे हमारी कंट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं है, 5 से 6% लोगों को इसका इल्म है। वो भी जब सोशल मीडिया की वजह से वीडियोस, आपको पता है एक क्लिक करने में पूरी वर्ल्ड सामने है आपके। तो अगर आप देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन या ऐसी कोई चीज़, मैनुअल ट्रीटमेंट्स, तो उसके अंदर बहुत सारी विंडोज़ ओपन हो जाती हैं। तो उसमें हम ये जान सकते हैं कि ख़ास मूवमेंट्स, एडजस्टमेंट्स और मैनिपुलेशन, ख़ासकर आपकी स्पाइन की, जहाँ नर्व कंप्रेशन हो, नसें दब रही हो,
और करंट सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो रहा है तो उसको री-रेगुलेट करने के लिए हम ये करते हैं। तो इसमें क्या कोई हाँ, ASMR होता है, ऑटोनोमस सेंसरी मेमोरी रिस्पॉन्स में रबर के हैमर्स यूज होते हैं, सिलिकॉन हैमर्स। दर्द होता है उससे? नहीं, पेन नहीं होता बिल्कुल। अगर आप अपनी उंगली इस तरह क्रैक आउट करें, पॉप आउट साउंड आएंगी, उंगलियां चटकाने की जैसे आती हैं, इतना ही होता है बस। ओके, जबरदस्त। हाँ, अच्छा, फोबिया हम दिल में रखते हैं कि क्योंकि मैंने 2-3 लोग ऐसे देखे जिनकी उंगलियां यूं हो चुकी हैं बिल्कुल ना डॉक्टर साहब, ये वाली सीधी और ये वाली टेढ़ी है, और जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा यहाँ सर, यहाँ से नर्व दबी हुई है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि अगर आपकी क्या कहते हैं सर्वाइकल या आपकी नेक की जो हड्डियां होती हैं उसको अगर हम बात करें तो उसकी अंदर की नर्व थोड़ी सेंसिटिव होती है, अगर वो ABCD हो जाए और उसकी फर्दर ब्रांचेस उल्ना रेडियल मीडियल। तो नहीं, इतना डॉक्टर मैं नहीं, मैं सिर्फ एक जनरल बात बता रहा हूँ। कंट्रोल करती हैं नहीं, लेकिन मसला ये कि वो डॉक्टर ने उनको डरा दिया कि आप अगर करते हैं तो रिस्क है 50% आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो मुझे बताइए कि कायरोप्रैक्टिस के अंदर जो आप वो ठोकते ठाकते उससे सेफ कंपैरेटिवली टू सर्जिकल इन्वेसिव सर्जरी, तो उससे बेहतरी आती है। बहुत बेहतर। और ये अगर जो मैंने आपको एक मसला बताया है, इसके अंदर अगर कोई पेशेंट फीमेल आपके पास आती है तो उसको कितना अरसे में वो क्योर हो जाती है, कितने सेशन में? विदिन 3 to 4 सेशंस ओनली। अच्छा, 3 से 4 विजिट के अंदर से हो जाते हैं। कुछ लोग 2 विजिट्स में ठीक होते हैं, कुछ एम्बुलेंस में आ रहे हैं जो चल नहीं सकते, शार्डिक नर्व रप्चर हो जाती है इतनी ज्यादा कि, लेकिन वो आधे घंटे में खड़े होकर जाते हैं, बाय वॉक जाते हैं। क्या बात है सब, इससे मतलब आपसे वाकई में रब्ता करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम के बाद पूछूंगा, एक जो शोल्डर की आपकी कर्व्ड होता है ना पीछे बैक में, ठीक है, अक्सर मुझे उसमें पेन होता है, वो फिर पेन ऐसा होता है कि सांस नहीं लिया जाता, तो वो भी यहाँ पे सही हो जाता है? शोल्डर से जो अटैच है स्कैपुला है, तिकोनी हड्डी, ठीक है, वहां पर अगर कॉम्प्रेशन हो तो ये हो सकता है। एक और केस भी होता है इसमें, एक्रोमियन कहते हैं इसको, ठीक है, मतलब डीप इनसाइड जो आपका जॉइंट है जो काम कर रहा है हर तरफ, चारों तरफ, हर डायमेंशन में, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो वो चीज एक खास झटके से निकल जाती है। और ज्यादा देर तक चेयर पर बैठे रहने से कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द आता है, अक्सर तकिया ऊपर नीचे हो तो आपको मिग्रेन, लोग कहते हैं कि मुझे मिग्रेन स्टार्ट हो गया, तो उसमें आजकल तो पॉस्चर के बहुत केसेस आ रहे हैं। ऐसे ही है कि आप 12 घंटे 8 घंटे आप कंप्यूटर के आगे बैठते हैं खास पोजीशन में झुक के फ्रंट की तरफ, वो तो बहुत डैमेज करता है आपकी नेक को भी और लोअर स्पाइन को भी, लंबोसैक्रल स्पाइन जिसे कहते हैं, ठीक है। लोग इस वजह से आते हैं कि मैं परमानेंट झुक गया हूँ या मैं सीधा लेटूं या लेटती हूँ तो कमर नीचे लगती ही नहीं, ऐसा लगता है अकड़ गई है, तो उस चीज को भी हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन और हैं। एक तो अक्सर लोग ना, मैं क्योंकि इस वक्त तो बंदा होता हूँ, ये कान में और गले में माइक लगा हुआ है, तो मुझे पता है कि आपका पॉस्चर यूं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का खड़े होकर भी यूं होता है, सीना थोड़ा सा आगे की तरफ झुका होता है। अच्छा, वो लोग चलने में भी थोड़े बुरे लग रहे होते हैं ना, लोग उनको कह रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि सही सीधे होके चलो, मतलब आकड़ के मत, लेकिन थोड़े से, तो उसमें भी पॉस्चर, इसी को कहते हैं लॉस ऑफ लोबर लॉर्डोसिस। ठीक है, लॉर्डोसिस यही है, हम जब पैदा हुए तो हमें शुरू से अल्लाह ने खास शेप एस के स्ट्रक्चर में पैदा फरमाया अल्लाह ने, उसमें 34 आपके मोहरे हैं जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, बीच में डिस्क है, इनका बैलेंस होना ही सही लॉर्डोसिस होता है, वरना बैड पोस्चर कहलाएगा। अच्छा, एक सवाल के एक भाई हैं, उनको एस्थमा का प्रॉब्लम है, वो ऊंचा तकिया रखते हैं लेकिन उनकी गर्दन और सर में हर वक्त दर्द रहता है और नीचे तकिए पे वो सो नहीं सकते, तो उनके लिए क्या? सर्वाइकल पिलो जिसमें डबल कर्व होता है, एक ऊंचा एक नीचा, अगर आप सीधा लेटेंगे तो लोअर कर्व, करवट में ऊंचा वाला कर्व यूज करेंगे। ठीक है जी, ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि आपके पास जब पेशेंट आता है तो पहला क्वेश्चन वो यही करता होगा कि इसमें नीडलिंग तो नहीं होगी, टांका तो नहीं आएगा, कॉस्टली तो नहीं है, तो इस बारे में मैं भी सवाल करूंगा एक पेशेंट बन के कि ये कॉस्टली तो नहीं है, इसके लिए आपसे पहले टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट आपको आप देखते हैं या प्री अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या है? सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट पे पेशेंट देखा जाता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि फ़ौरन से मेडिसिन लिखें या नेक्स्ट कर दें फ़ौरन, ऐसा नहीं, हमें हर पेशेंट को कम से कम 30 to 45 मिनट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक साथ भी 2 आ जाए, अगर मैं एक में लग जाऊँ एडजस्टमेंट में, तो आप देखें दूसरा 45 मिनट्स तक वो पेन लेके कैसे वेट करेगा, है नॉर्मल सी बात। अच्छा, वैसे डॉक्टर के पास जाके ज्यादा पेन होती है, घर में फिर नॉर्मल होती है, हॉस्पिटल या क्लिनिक चले वहाँ ज्यादा पेन शुरू हो जाती है। आपको एक मजे की बात बताऊँ, एक पेशेंट को मैं एडजस्ट कर रहा था तो उनकी कुछ आवाज़ें निकल आई, तो दूसरा पेशेंट कहता है मैं सही हो गया ये भी होता है, ये भी एक मैजिक है, ऐसा ही है, तो ये होता है। लेकिन अपॉइंटमेंट में चलना बेहतर होता है, लेकिन कुछ लोग बाय वॉक आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता, जैसे तो हमको वेटिंग एरिया में बिठा देते हैं कि भाई आप इसके बाद आपको अटेंड करें। जो आपने कहा कि पेन की आवाज आती है, मतलब एडजस्टमेंट हो रही है, तो मतलब क्रैक साउंड आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, और जब हम कभी शूट करते हैं पेशेंट की वीडियो तो हम यहाँ माइक लगा लेते हैं तो वो और डबल आते हैं। मेरी कुछ वीडियोस में आपने शायद देखा हो, तो
तो वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो किसी को डराने के लिए काफ़ी है। नहीं तो ये बताएं कि एडजस्टमेंट होने के बाद जैसे आपने गर्दन के मोरों का एडजस्टमेंट किया, ये नर्व को क्लियर किया कि नर्व के सर्कुलेशन, तो उसके बाद वो काम कितनी देर में कर सकता है? उसी वक्त कर सकता है, इवन सेकेंड डे भी कर सकता है, सेम डे कर सकता है, वेरी नेक्स्ट डे जॉब पे जा सकता है या जा सकती है। बिल्कुल एडजस्टमेंट के बाद कोई की कोई जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, ना ही कोई स्टोरिंग होती है, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, किन किन एजेस पर आप डील करते हैं और कौन सी स्पेसिफिक एज है जिस पर आप डील नहीं करते? फॉर दिस ऑलमोस्ट तमाम एजेस पे ही डील किया जाता है। हमारे पास तो बहुत छोटे बच्चे भी हमारे लगे हैं जो भारी बैग की वजह से टिल्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे वीकनेस की वजह से। आजकल तो आपको पता है कितना लोड डाला जाता है बच्चों के ऊपर, तो काइफोसिस वगैरह हो सकता है, स्कोलियोसिस हो जाता है बच्चों में। यंगस्टर्स तो बहुत आ रहे होते हैं। एल्डरली में भी हम मेल्स को ले लेते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्योंकि मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हड्डियों का भुरभुरापन, इस वजह से हम उनका पहले बीएमडी करवा लेते हैं। खवातीन में बीएमटी करवा, अबव 50 बीएमडी करवा लेते हैं। अच्छा, एक भाई का मैसेज आया है कि डॉक्टर साहब से ये पूछेगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे एक मशहूर हॉस्पिटल से प्लास्टर लगाया गया। प्लास्टर के बाद मुझे कहा गया कि आपकी 1 महीने की फिजियोथेरेपी है जो कि 2 दिन छोड़कर है, लेकिन मेरा हाथ फिर भी टेढ़ा है। स्टिल हाथ टेढ़ा, क्योंकि प्लास्टर जब लगाया गया था उसमें उन्होंने कोई मिस्टेक की है। एक्सरे देखने के बाद प्लास्टर किया जाता है, हड्डियों को इंटैक्ट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद जब वो खुलता है तो फिजियोथेरेपी होता है कि वो दोबारा से मोबाइल हो जाए। वहाँ कोई मिस्टेक हुई, कोई एक मसल ऐसे रह गए जो स्कार है, जो अभी स्टिमुलेट नहीं हुआ, जो वर्किंग मसल नहीं है। तो नहीं, उसको क्या करेंगे फिर? उसके अंदर ये करना है कि उसका देखना पड़ेगा कि वो पोजीशन पे है, क्या वो हर डायमेंशन मूव हो रहा है, और उसको जग्स देने पड़ेंगे, क्योंकि हाथ का कंट्रोल सारा बैक से ही है हमारा। फ्रंट से सिर्फ रिब्स हैं, बैक से ही शोल्डर सपोर्ट होती है ना, और बाकी उसकी वर्किंग एडजस्ट जो नेक से आते हैं, तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सवाल है। मेरा ताल्लुक ये जो आपको घर में खाना देते हैं या बाइक सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनसे भाई का ताल्लुक है। अब मैं नाम नहीं ले सकता तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आज से 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर्दियों में, और क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैंने अपनी परवाह नहीं की। मैंने वो बुखार वाली गोली 2 खाकर और दर्द से निजात के लिए काम किया। लेकिन अब 2 साल के बाद मेरी रिब्स में यानी पसलियों में बहुत दर्द होता है, और ये मुझे बताएं कि इसका हल है इनके पास, क्योंकि किसी किसी वक्त तो ऐसा होता है कि सांस लेना अजाब हो जाता है। एग्जैक्टली, जहाँ रिब्स हैं उसके बिल्कुल पीछे जो मोर है वो थोरैक्सिक कहलाते हैं, जैसे डॉर्सल कहते हैं, वहाँ पर कोई इनके चोट लगी हुई है डेफिनेटली। और वहाँ जो एक नर्व आती है जो लंग्स को ऑपरेट करती है, जस्ट लाइक हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, वो डिस्टर्ब है, वो पिंच्ड हो रही है। दैट्स इट, कुछ नहीं है, बस एक सेशन की मार है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा सवाल, और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम ये बड़ा चुन के सवाल लाते हैं जी। लव यू रमीश भाई। और उन्होंने ये कहा कि आप कराची के रोड, अब तो जहां दिल चाह रहा है, जहां खांसी आ गई वो रोड खुद जाएगा, छींक आ गई तो रोड खुद जाएगा, ऐसे ही है ना मौलाना साहब? तो मुझे ये बताएं कि रोड के हालात को देखते हुए, जब रोड बाइकर्स बाइक रोड कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो उसके बाद कमर में जर्क आ जाता है, घुटनों में जर्क आ जाता है, आपकी जो ये थाई एरिया इसमें जर्क आ जाता है, इसको बेटर करने के लिए या गर्दन को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या सेशन? वर्स्ट कंडीशंस हैं पर डे। मैं बिल फर्स्ट 1-2 साल पहले 10 पेशेंट देखता था, अब वो 25 पर आ गए इसी रोड्स की वजह से, खड्डों की वजह से। हाँ बिल्कुल, उनको कोई इंजरी नहीं, बस ये रोड ने प्रॉब्लम की वजह से शॉक सब आए आपकी। इवन अब तो रोड है नहीं, खड्डों में से रोड ढूंढ के बाइक चलानी पड़ती है। ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ पे थोड़ा बहुत रोड नजर आ जाता तो अभी खोद देते कि कभी इलेक्ट्रिक, कभी गैस और कभी पानी, और बारी बारी आगे नहीं एक साथ कोई अपनी केबल डाले फिर बंद कर दें उसको, नहीं, बार में याद आता है हमको, सोच सोच के आता है। मतलब अगर हम इसको सेंटर इन टर्म्स कहें तो आपका अजियत देना लोगों को ऑब्वियसली, और है क्या? बिल्कुल। अच्छा, एक बहन ने पूछा है कि मेरा भाई से पूछेगा, नहीं मेरी बहन, अगर आप डॉक्टरी के हवाले से कोई सवाल करते हैं या कुछ पूछते हैं तो दैट इज़ नॉट अ वल्गैरिटी, वो बेसिकली आपकी वजह से कितने लोगों की और इस्लाह होती है। बहन ने पूछा कि मेरी डिलीवरी जो लास्ट हुई, मेरा सेकंड बेबी था, वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, टेंशन की वजह से मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे की हार्ट बीट जा रही थी, और बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जब हम जा रहे थे तो हम अफोर्डेबल नहीं थे। मेरे मियाँ मुझे बाइक पर लेके गए, और खड्डों की वजह से मेरी जो कमर के मोरे हैं उसमें अब इतनी तकलीफ होती है कि एक और प्लानिंग है कि बेटी अल्लाह तबारक व तआला उनको दे दे, लेकिन मैं खौफ से सोच भी नहीं सकती कि मेरी कमर में बहुत दर्द होती है। साइकोलॉजिकली तो ट्रॉमा हुआ ही होगा उनको डेफिनेटली। इनसे बस मेरी रिक्वेस्ट यही है सिस्टर से कि एक दफ़ा आ जाए हमारे पास,
एडजस्ट कर दूंगा उसका इंशाल्लाह। 2 सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर दोबारा वालदा बनेंगी। मतलब आप बनेंगी, फिर हम मिठाई खाएंगे आपसे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपका क्लिनिक कहाँ है, आपके टाइमिंग्स कहाँ है, और एक क्लिनिक है, 2 क्लिनिक है, तमाम चीज़ें थोड़ी सी डिटेल। एक ही जगह पे है, गुलशनबाग ब्लॉक 1, ठीक है, और कामरान मार्केट वाला एरिया कहलाता है, जहाँ आर्बिटॉन वगैरह सिचुएटेड है, बैंगलोर नंबर A437। ठीक है, टाइमिंग जो है दोपहर 3:30 से लेकर रात 10:30 डेली, संडे को भी, संडे को, ईद बकरीद को भी, हमेशा। मतलब ये वो भाई हैं जो आपको हर वक्त मिलेंगे। अच्छा, अगर आपसे अपॉइंटमेंट लेना हो, कोई पर्सनल नंबर नहीं दीजिएगा, लोग फिर पर्सनल दे देते हैं, मुझे बुराइयां करते हैं, बड़े फजूल। रात को मैं आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, हमारे चैनल पर नंबर चल रहा था उनका ना, प्रोड्यूसर साहब का, रात 4 बजे कॉल करके कहते हैं अच्छा सुबह का अगर सेशन खाली हो तो हम आ जाए, वरना कोई और दिन बता दें। भाई शादीशुदा बंदा है, उसके घर में और मसले मसाइल हैं, तो फजूल से सवाल आते हैं, सोता भी तो होगा, तो वो सोना भी है। तो मुझे ये बताएं कि आपका नंबर कोई ऐसा जिसमें मैं बताता हूँ, 0304 2357 261, 24 आवर्स ऑन है। दोबारा आराम नाम से बताइएगा। 0304 2357 261। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे सवालात का जवाब देने का बहुत शुक्रिया। मेरे करख्त सवाल से जवाब आपने बड़ा अच्छा दिया, और ये देखिए स्माइल कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी वजह से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और आपसे हमें एक काम और है जो आपको ऑफियर बताएंगे, वो ज़बरदस्त होना चाहिए, और इंशाल्लाह वेलकम बैक। और आज हम आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी अवेयरनेस या पाकिस्तान में उससे रिलेट करते हुए फ़ियर्स काफ़ी हैं। तो हमने सोचा कि हम उस शख्सियत को बुलाते हैं जिसको प्रैक्टिस करते हैं, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये जो एक वर्ड सुनने में आता है, कायरोप्रैक्टर। सो कायरोप्रैक्टर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नसर? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि आपके सर्वाइकल पेन होते हैं, कमर के दर्द होते हैं, मुख्तलिफ जो लंबर स्पाइन में आपके इश्यूज होते हैं, या दीगर और पेन्स जो हैं उनको आप ठीक कर देते हैं, हड्डियों को जगह पे बिठा देते हैं जी, विद इन मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, विद इन मिनट्स, ओके। सो ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये कहाँ से सीखी जाती है, क्या की जाती है? ये क्या खुद ही ऐसे आप जोड़ तोड़ कर लेते हैं, या ये बाकायदा कोई डिग्री है? नहीं, एक प्रॉपर डिग्री है। दिस इज कॉल्ड, दिस टू बी नोन एज DC, डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टर। अच्छा। जिस तरह आजकल फिजियोथेरेपिस्ट में भी DPT सुना होगा, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इस तरह ये एक पूरी प्रॉपर डिग्री है, आपने 5-6 साल पढ़ना ही है आपने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंशाल्लाह आप दुआ करें, आप सब दुआ करें कि आगे कोई मेरे प्लान्स हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखूंगा इंशाल्लाह, जहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स निकलेंगे। दैट इज़ फ्रॉम पथाया, थाईलैंड से। थाईलैंड से। हाँ, 2008 की बात है। तो वहाँ से 5 साल का ये डिग्री है। 5 साल की डिग्री है। और इसमें ये कि है वैसे ही डिफिकल्ट ही पढ़ाई है, लेकिन जहाँ फंस रहे होते एजुकेशन में, इसमें प्रैक्टिकल में बड़ा फंसते हैं हम लोग, कि वो MRI आया ठीक करें, और अगर वो वापस MRI कराएं, अगर वो सॉल्व है तो आपको नंबर्स मिलते हैं, वरना आप स्टक। थोड़ा मुश्किल पढ़ाई है, इसलिए रुझान भी कम है, बहुत कम लोग इस तरफ जाते हैं। लेकिन पूरी एनाटॉमी का आपको पता होता है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फिजिकल एनाटॉमी तो बहुत ज्यादा ही है इसमें, जो एक कम्बिनेशन है जिसमें मूव करते हैं, लाइक मसल्स, मस्कुलोस्केलेटल जो एक पूरा सिस्टम है, उसकी ही सारी हमारी स्टडी है बेसिकली। तो उसको पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर प्रैक्टिस का अलग एक वैल्यू होता है। मुझे करते करते 12 साल हो गए, तो ज़ाहिर है उतना ही आपका हाथ भी साफ रहता है। अच्छा, मुझे बात बताइए कि जैसे हम ये सब कुछ वीडियोस भी दिखा रहे हैं, और जितना हमारी सेंस काम करती है जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हमें यही लगता है कि ये वाली प्रैक्टिस करके आप कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं, या थोड़ा बहुत जर्क करके, जो हमारे वैसे लेमैन इसमें ट्रैक्शन है, ट्विस्टिंग है। बेसिकली पहले तो हम MRI करवाते हैं किसी का भी। बेसिकली वी यूज्ड टू डील इन स्पाइन प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। तो हम पहले MRI करवाते हैं। एक्सरे हमारे लिए अक्सर बेशतर थोड़ा यूजलेस ही होता है, क्योंकि हम कोई ऑर्थोपेडिक साइड पे डीलिंग नहीं है, हड्डी जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि मोहरें बिठाने का, यानी एडजस्टमेंट कह लें आप, मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, फिर वो एडजस्ट होता है। एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ मेडिकल साइंस ही कह रही है कि आपके मोहरे जब जगह से हिल गए, अक्सर कंडीशंस में डॉक्टर कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, सर्जरी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो बस इसको ऐसे ही गुजारें। तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस में ये कैसे मुमकिन कर लेते हैं कि वो मोहरा जो डॉक्टर से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, उसको आप लोग कैसे सॉर्ट करते हैं? हम लोग उसको पहले तो पिन पॉइंट करते हैं कि है किस तरह प्रॉब्लम,
पेशेंट को चला के देखते हैं, बेंड करके देखते हैं प्रॉब्लम इस तरफ या उस तरफ, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट। उसके बाद हम उसको बिठा के और लेटा के उसको एडजस्ट करते हैं। मैं आज आपको इंशाल्लाह करके भी दिखाऊंगा। आज यहाँ पर एक पेशेंट मौजूद है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, यंग बच्चा है, लेकिन कंप्यूटर पे देर तक बैठने से, लॉन्ग सिटिंग्स हैं, और मैं जो देख रहा हूँ आजकल की जनरेशन में रात को लेट के देर तक मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, उस वजह से भी, और इस वजह से लोग डबल यानी ऊंचा पिलो तकिया भी डबल रखते हैं, उससे और फिर बहुत कहानी स्टोरी खराब हो जाती है। बिल्कुल वो अच्छा, तो ये सर्वाइकल हो गया या स्पाइन के इश्यूज हो गए, यानी आपकी पूरी गर्दन से लेकर नीचे तक की जो हड्डी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये इसको कितनी सिटिंग्स होती हैं, कितनी बार आप? आई यूज्ड टू रेकमेंड 3 सिटिंग्स एट फर्स्ट। इनिशियली मैं 3 दफा रेकमेंड करता हूँ कि आ जाए, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि नहीं अब नहीं आना या मजीद आना है। और बास तो इतने लकी पेशेंट है कि एक दफा में बिल्कुल लाइक 0 मीटर हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये कोई दर्द होता है इसमें जब आप ये सारा प्रोसीजर कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि मोड़ के और ये सब, तो क्या दर्द होता है इसमें? दर्द नहीं होता, डर होता है। हाँ, डर तो बहुत ये बड़ा बारीक लाइन है बीच में। लोग डर के ही वक्त से पहले ही बेचारे वो फेंट हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं वीडियोस इसलिए अपने चैनल के लिए शूट करता हूँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक है, उसमें बहुत सारी वीडियोस है मेरे। तो उसके अंदर मैं इसलिए, एक तो एजुकेशन पर्पज़ है कि व्हाट इज़ कायरोप्रैक्टर, एक्चुअली हम करते क्या हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि आप देख लें पहले फिर आइए, वरना पहले ऐसे होता था प्रैक्टिस में कि लोग आते थे और अब आप क्या करेंगे, आप मुझे कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि सबने जवाब दे दिया सर्जरीज के लिए क्या कहा जा रहा है। तो फिर हम बताते थे कि नहीं ऐसे और इस तरह करना है। तो बहुत से लोग समझ पाते हैं, बहुत से लोग एक्चुअली इसको रिलेट करते हैं। जैसे पहले होता था ना, वो पहलवानों के पास जाते थे, बिल्कुल सही कह रही हैं, उस तरह से चीजें की जाती थी कि वो मोड़ के और इस तरह कोई मोच आ गई उसको निकालते थे और चीजें करते थे, तो उसमें उनको बाकायदा तकलीफ महसूस होती थी। क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं है? देखिए सर्टेन पॉइंट्स पे है भी। अच्छा। जैसे अगर स्पाइन नहीं है, शोल्डर है या नी है, तो वहाँ होगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ के वो टफ जॉइंट्स है ना, वहाँ के मसल्स और टेंडन्स भी हार्ड होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा होता है वो आउच वाला। अच्छा, वो इतना होता है ना, होता है, वीडियो में भी आता है। बेरेबल है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको, या लोगों को ये भी डर होता है कि आप इस तरह करेंगे तो जो उनकी कंडीशन है वो वर्स हो जाएगी। ये शॉट तो बहुत आता है कि सर वो उसमें लोग यूज करते हैं, टूट जाएंगी हड्डियां, डॉक्टर साहब कुछ का कुछ तो नहीं हो जाएगा। मैं हंसता हूँ, फिर नहीं कुछ का कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू बी फेथ ऑन इट। आप फेथ रखें और आए, और कुछ नहीं है। मेरे पास हर तरह के पेशेंट हैं, बूढ़े, छोटे बच्चे, एक बच्ची असफिया 12 साल की बच्ची है वो, उसकी ये फिंगर स्टडी हो गई और RA फैक्टर का टेस्ट किए बगैर उसको दवाएं दी जा रही थी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी मदर लाई तो वो इशू कुछ भी नहीं था, वो लेट नाइट झुक के पड़ती थी, तो उसके स्पाइन में इशू था, इस वजह से उंगलियां उसकी, उल्नर और रेडियल नर्व उसकी थोड़ी सी आउट थी, यहाँ से प्रेस कॉम्प्रेशन था उनमें, इस वजह से उसको ये हो गया था, वो लिखने के काबिल नहीं रही थी, लेकिन 2 सेटिंग्स में वो सेट हो गई माशाल्लाह। 12 साल की बच्ची है, छोटी सी। और अब तो ये है कि मेरा जजमेंट ये है कि मेल से ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स मेरी तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि ख़वातीन में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लो बैक की, घुटनों की, कुछ ज़्यादा ही, स्ट्रेस भी वैसे ज़्यादा लेती हैं, आदत होती है, और 7 दिन काम। मेल्स की तो फिर भी सैटरडे हाफ डे, संडे छुट्टी तो है, ख़वातीन में तो कोई छुट्टी नहीं है। ये डर बहुत है, ये जो बात है ना बेसिकली कि जी हम जाएंगे अगर, और मोहरे में खास तौर पे या सर्वाइकल में कि कोई एक चीज अगर ऊपर नीचे, तो लोगों को लगता है कि ये तो है। अब हम इनके पास गए, ये थोड़ी और हो गई, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा कि आपको किसने कहा था जाने के लिए। जी। ये वाले इश्यूज भी हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम जंपिंग भी बहुत करते हैं ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, रोलिंग स्टोन में जाते हैं। अक्सर पेशेंट मुझे कहते हैं कि मैंने आपका जिक्र किया था हमारे फैमिली फिजिशियन से, वो कहते हैं कि हम तो जानते नहीं, हम इनको मानते ही नहीं। ये भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन आपस की बात है कि बहुत से डॉक्टर्स भी मेरे पास आते हैं अपने आप को ट्रीटमेंट लेने के लिए। और बहुत से डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी जगह देखी, होम्योपैथिक को नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स खुद अपना इलाज, उनकी फैमिली जा रही होती है वहाँ पे क्लिनिक में, तो ये है अलग-अलग चीजें होती हैं। अब वो मेडिकल साइंस के तौर पे बोलेंगे जी हम नहीं मानते, तो वो एक अलग चीज है। पेशेंट लेकिन वर्ल्ड में अगर आप देखती हैं तो हमसे आगे तो गोरा है, वहाँ हर स्ट्रीट पे 2 क्लिनिक्स हैं कायरोप्रैक्टिक्स के। अच्छा, बिल्कुल, हर स्ट्रीट इतना ज्यादा है। अच्छा, क्या हल्के फुल्के दर्द में और परेशानी में भी लोग चले जाते हैं? तो ये देखिए स्टेट्स में और यूके में क्या है, छोटा मोटा भी आपको रोड एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर मेडिसिन नहीं देगा, पहले यू हैव टू विजिट द कायरोप्रैक्टर फर्स्ट। अच्छा, अगर वो अलाइनमेंट है, अगर उसने ओके किया तो आप फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। अच्छा, तो पहले सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कायरो है, ताकि वो बैलेंस पता करे कि अलाइन है नहीं है। अच्छा, सर से लेकर पैर तक कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो आप फिक्स करते हैं?
कौन कौन सी? देखें, सर्वाइकल स्पाइन है जी, आपका थोरैसिक है, जो चेस्ट के बिल्कुल पीछे मोहर हैं 12 हैं, दे आर 12 वो। उसके बाद लोम्बोर है आपका जो 5 मोहर है। उसके बाद फिर सैक्रल है, दोनों हिप्स के बीच में जो पूरी एक त्रिकोणीय लाइन जा रही है वो भी 6 होते हैं, लेकिन वो एक ही साथ अटैच होती हैं। आखिर में जिस बोन पे हम बैठते हैं कॉक्सिस, वो है, वो भी 3 बोन्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये 36 है। उनके बीच में डिस्क मौजूद है ताकि दोनों अलग और जुदा रहें और दूर रहें, वरना स्टेनोसिस हो जाता है। डिस्क का ही सारा गेम है हमारे काम में। डिस्क या आगे पीछे होगी जिसे कहते हैं स्लिप डिस्क, यानी हर्निएशन ऑफ डिस्क। अगर वो रप्चर होगी डिहाइड्रेशन से तो उसे बल्ज डिस्क कहते हैं। तो ये केसेस आते हैं। और घुटनों वगैरह का भी आप एग्जैक्टली घुटनों में अगर ग्रेड 3 का टीयर आ जाए, 4 का टीयर आए तो हम वो केस नहीं लेते। ग्रेड 1 और 2 है और अगर पेशेंट का साथ ही साथ वजन भी मेंटेन है तो हम बिल्कुल वो केस लेते हैं। अदरवाइज एक्सरे देखने के बाद ऑब्वियसली हमें यही कहना है कि तो फिर ट्रीटेबल, यहाँ से ट्रीटेबल नहीं है, इसके सर्जरी होगी या नी रिप्लेसमेंट होती है फिर। ये होता है। ये तमाम चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि सर्वाइकल से लेकर जिस तरह आपने हिप बोन तक बताया वो मेजर एरिया आप ट्रीट करते हैं ज़्यादातर। वो बिल्कुल, क्योंकि नर्व कॉम्प्रेशन इन्हीं जगहों पे होता है। और 90% मेरे पास लोग शायटिका के आते हैं, अर्कुन नसा जिसे कहते हैं उर्दू में। अच्छा, लोगों को सिर्फ यही पता है कि शायटिका इतना होने क्यों लगा है? हाँ, ये सवाल तो मैं भी सोचता हूँ कभी कभी। पहले इतना नहीं था, पहले इतना नहीं मैं था। दिन में 6 या 7 पेशेंट देखता था और अब 20-25 पेशेंट आते हैं। हर घर में एक पेशेंट है हमारा। हाँ, मुझे लगता है जो आपका नॉन एडिबल चीज़ें हैं ना, मतलब जो चीज़ हम खा रहे हैं वो खाने की है ही नहीं। लाइक बेकरी आइटम में आपको पता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडा होता है। इतने से आटे से इतना बड़ा वो बन बना देते हैं, जादूगर है बेसिकली। तो वो चीज़ एक केमिकल ऐड होने के बाद वो बात नहीं रहती। कुछ चीज़ें बॉडी में जाके इतना केमिकल है कि वो हम बहुत इनटेक ज़्यादा है। कर रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, हर चीज़ में। लोग आर्टिफिशियल जूस पीने के बाद समझते हैं हमने कुछ रियल चीज़ ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें कलर है और शुगर है, एंड दैट्स इट। एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जिस तरह आपने कहा कि आप ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आज एक पेशेंट आप अपने साथ लेकर आए हैं, तो उसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर आपको ये जो कायरो की ओवरऑल प्रैक्टिस है ये किस तरीके से करते हैं, कायरोप्रैक्टर क्या काम करते हैं, वो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दिखाएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, कायरोप्रैक्टर हैं और कायरोप्रैक्टर करते क्या हैं वो अभी हमें करके दिखाएंगे। जैन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त पेशेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मसला क्या हो रहा है जिसके लिए ये प्रैक्टिस अभी आप पर होने जा रही है? एक्चुअली मेरा जो है ना कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा यूज़ है और लेट नाइट जो है जागना होता है, फिर देखनी होती है चीज़ें, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, तो 2 बार तकिए लेने पड़ जाते हैं। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा मेरे पेन होता है हाथ में और गर्दन के साइड पे। जो सर्वाइकल है ना मेरा बहुत ज़्यादा इशू करता है, मतलब झुकने की वजह से, पोस्चर की वजह से पूरा ख़राब रह रहा है। तो ये सारे इश्यूज हैं मेरे साथ। अच्छा, दर्द है आपको यहाँ पर मुस्तकिल? एग्जैक्टली। ठीक है, हम क्या करेंगे डॉक्टर सलीम? हम इनका स्पाइन सेटल करेंगे, मैनिपुलेट करके राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, फिर थोरेसिक अपलिफ्ट करेंगे और इस कंडीशन में इस चेयर पे जितना हमसे मुमकिन हो सका वो हम करेंगे। वरना आप पेशेंट को यूजुअली वी यूज्ड टू यूज आवर ड्रॉप टेबल, स्ट्रेचर लाइक होती है वो, तो उसके अंदर लेग मैकेनिज्म है, लेकिन अभी हमारे पास वो फैसिलिटी अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं, तो हम इस हालत में, इस बैठी हालत में सही। ठीक है, आ जाइए आप यहाँ माइक रख दीजिए। थैंक यू। बाद में आपसे पूछेंगे कि क्या अहवाल है आपके। इस तरफ आप मूव कर लीजिए थोड़ा जी। एग्जाम आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है जैन। अब आप देख लीजिए कि डरना नहीं है, बिल्कुल डरना मना है। ओके, आपको जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना पड़ता है ताकि मैं उनको राइट लेफ्ट घुमा सकूं और ट्विस्ट कर सकूं। यहाँ तो चेयर ट्विस्ट हो रही है। हाँ। चेयर ना ट्विस्ट हो, चेयर ना ट्विस्ट हो। ओके, इजी है, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, दैट गोज सो स्मूथ, इजी हो जाओ। और ठीक है, अब इजी नहीं है, इजी रहिएगा। मेरा माइक, अच्छा यहाँ से ये SCM ढीला करें। एग्जैक्टली। अरे वाह वाह वाह, आवाज आई।
बेटा और माइक में भी आ गई, मेरा माइक यहाँ लगा हुआ है तो इनकी आवाज़ आ रही है। एक्सीलेंट। स्प्रेड अप योर आर्म्स एट बोथ साइड्स। आप बल्कि खड़े हो जाइएगा प्लीज़। एक्सीलेंट। पीछे आइए। अच्छा, लोग वैसे भी आ सकते हैं आपके पास? क्या बहुत आप आते हैं रिलैक्स वैसे, होना हाँ। चाहते हैं? एथलीट्स, जिमर्स बहुत आते हैं। मेरे हाथ पे आते हाथ हैं? रखिए। हाँ बिल्कुल आते हैं। बस रिलैक्स करने के लिए? हाँ, इस तरह वो इजी रहते हैं और उनकी मॉर्निंग वाकई गुड मॉर्निंग होती है, फिर इजी हो जाओ। ठीक है ना, इजी नहीं हो पा रहे आप, चलें कोई बात नहीं। बाद में कैमरे का फोबिया भी तो होता है। जरूरी है कि ये आवाज आएगी ही, ना भी आए? आती है, अक्सर ही आती है, हमेशा ही आती है। अभी आएगी, देखिएगा आप, ये देखें। तो बाद दफा होता है कुछ लोग किसी डर की वजह से टाइट हो जाते हैं। अच्छा, अब आप सामने देखें, राइट देखें और अब लेफ्ट। वो जो आपको चक्कर आते थे, क्या अब है? नहीं है। फीलिंग बेटर, तो लाइट हो गई है बॉडी जो है ना। लाइट हो गई है। अच्छा, आप वॉक करके उठ के बैठ के देख सकते हैं अपने आप को, जज कीजिए, फिर मुझे बताइए। जब यहाँ आए थे तो दर्द था? ये आप माइक में बताइए। कहाँ पेन था आपके? जी मेरे जो है शोल्डर में पेन था और बैक साइड पे पेन था, गर्दन के जो है ना, और पूरे हाथ में पेन था। लाइक मुझसे कंप्यूटर यूज करना नहीं आ रहा था। इस हाथ से तो माउस यूज करते होंगे ना आप, इससे तो जाहिर हाथ यूँ रहता होगा आपका, कंटिन्यूसली हाथ यूँ रहता होगा। ऐसा ही है। ये होता है, ये ऑफिस वर्क वाले बहुत आते हैं। अच्छा, तो अभी तो ये इन्होंने ऐसे जवाब दिया जैसे जादू हो गया है ना? बाकी जादू हो गया है या ये टीवी के लिए कह रहे हैं? बैठिए। बिल्कुल, अब देखें पेन बिल्कुल भी नहीं है हाथ में मेरे। अच्छा, तो ये तो जादू की तरह हुआ। आप पहले भी ले चुके हैं सिटिंग्स? मैं एक दफा गया था उनके पास से पहले। अच्छा, तो अब ये आपको फर्क, एकदम से फर्क पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बीच में आवाज आई उसमें दर्द था साथ में कि नहीं था? नहीं, दर्द नहीं था। दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता। आप में से कोई भी एक्सपीरियंस करेगा तो पेन नहीं होता। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपको रिलैक्स रहना है। अगर आप मसल्स को एंगेज करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? अच्छा, अगर वैसे इंसान को, जैसे हमें वैसे ही एक स्ट्रेस सा फील होता है कि हम स्ट्रेस्ड हैं, थके हुए हैं हर वक्त, तो ये जो थकन होती है ये भी आप इसी तरह? बिल्कुल बिल्कुल, मिनटों में बिल्कुल ऐसी है। और आपको पता है थकन होती क्यों है? आप स्पॉन्ज यूज करें अगर सोने के लिए तो होती है। नींद क्यों बनाई अल्लाह ताला ने? कि आप फ्रेश हो जाएं, दोबारा से एक रिफिल फील हो कि हाँ भाई, हम रात भर जैसे मोबाइल रात में चार्ज करते हैं, सुबह काम करता है, सारा दिन साथ देता है, ये वैसे ही है बिल्कुल। अगर आप फोम पे सोएंगे ना, वक्त के साथ साथ हमें फील नहीं होता, फोम दब जाते हैं, स्प्रिंग्स लूज हो जाते हैं। आपको सोना है हार्ड सरफेस पे, उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट में। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो एक वुडन बेड है, जैसे तख्त जिसे कहते हैं, वो यूज़ करता हूँ, या कभी ज़मीन पे भी सोता हूँ। लेकिन मैं कॉटन यानी रुई का गद्दा यूज़ करता हूँ, कपास जो ऑर्गेनिक है, प्लांट से आता है। वो आर्टिफिशियल स्पॉन्ज के अंदर अपनी एक हीट होती है। फर्ज करें आप सो रहे हैं और लोड शेडिंग हो गई और कोई स्टैंड बाय जनरेटर नहीं है, तो आप अगर फोम पे होंगे तो आप जाग जाएंगे, और अगर आप रुई के गद्दे पे सो रहे होंगे तो आराम से वो ठंडा ही होता है नेचर वाइज, तो आपकी आंख नहीं खुलेगी, आप सोते रहेंगे सोते रहेंगे। तो ये है, आम लोगों में थकन यूँ होती है, खासकर शहर वालों में। उनका तो सनलाइट भी एक्सपोजर में नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, फ्रेश वाटर, बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल पानी यूज़ कर रहे हैं, फिर हर चीज़ इनकी एक तरह से यूँ समझे कि प्रोसेस्ड है। आप मीट लेने जाएं तो भी प्रोसेस्ड है। हाँ, खाने पीने में तो हर चीज़ डायरेक्ट दुकान से मिलेंगे, जो लटके हुए होते हैं मीट, तो उसमें पानी लगा होता है गैस के साथ, वो भी हार्मफुल है हेल्थ के लिए। अब क्या करेंगे? लेकिन जहाँ पर लोग अपने जानवर खा रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हाथ बढ़ाया, दरख्त से लिया खा लिया, पानी झरने का पी लिया, उनकी लाइफ में हमारी लाइफ में बहुत फर्क है। हाँ, उनके इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं वो भी 70-65 साल में अपने आप को यंग फील कर रहे होते हैं वो, और यहाँ पर तो 45 के बाद खुद ब खुद झुक गए, आप बैंडिंग मोड में चले गए। यहाँ ये हाल है, यहाँ यंग। तो आपके पास जो भी आए, क्योंकि वक्त हमारा अभी मुकम्मल हो रहा है इस सेगमेंट का, आपके पास जो भी आता है उस वो तकरीबन कितनी सेटिंग्स में अपने आप को बेहतर 2 से 3 सेटिंग्स मोर और लेस। यस। अच्छा, और वो कितना टाइम लगता है उसमें? 25 to 35 मिनट्स एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। और क्या ये आपकी सिटिंग जो है वो बहुत महंगी होती है? अब हमारे बाद लोग आपको कॉल करें तो पता चले कि जी नहीं, तो... महंगी नहीं होती। अच्छा, यहाँ अगर आप बस बात करें तो मैं सबसे लोएस्ट प्राइस पे काम करता हूँ, इसलिए भी मैं समझता मेरे पास थोड़ा रश रहता है। अच्छा, वो कॉस्ट नहीं करता जो हर आदमी, मेरे पास लेबर भी आ जाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, मजदूर वगैरह भी आ जाते हैं। कल भी 4 लोग आए थे ऐसे जो लेबर तबके से है लिंक उनका। चले, अल्लाह ताला आपकी इस मेरे ख्याल में ये तो खिदमत ही है जो आप इस तरह से सोच रहे हैं। अल्लाह ने चुना है हमें, अल्लाह का शुक्र। और इसमें बरकत हो, लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे,
और आपको तौफीक दे कि आप मजीद इसमें आगे बढ़ें। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया Welcome, आपका। ma'am, welcome. कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसा रहता है। You guys are most welcome anytime you can come. थैंक यू। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो यास्मीन लारी साहिबा के हवाले से आपने सुना होगा पिछले दिनों एक खबर कि उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। उसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ डिजिटली मौजूद भी होंगी। उनसे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान आज ईद के तीसरे दिन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन है। मेरी तरफ से पूरी दुनिया में जहाँ लोग मेट्रो वन के नाज़रीन हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं उन सबको दिली तौर पर बड़ी ईद मुबारक हो। आज ईद का तीसरा दिन है तो हम ईद के हवाले से भी बात करेंगे और हम तमाम गेस्ट से भी बात करेंगे। मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा अपने तमाम नाज़रीन का, अपने गेस्टों का बड़ा ही ख्याल रखता है और मेट्रो वन न्यूज़ की मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। यहाँ की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे लगती है ना, दिल से इज्जत मिलती है और सीखने के लिए इससे अच्छी दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल आप देखें बहुत सारे लोग इस वक्त तकलीफ में शिकार हैं हड्डियों की वजह से। तो आज हमें जो ज्वाइन किया है डॉक्टर सलीमुद्दीन इनका नाम है, बहुत अच्छे कायरोप्रैक्टर हैं। इनकी खिदमात के हवाले से हम आपको इन ब्रीफ बताएंगे और बड़ा मजा करेंगे। डॉक्टर सलीम साहब, हम आपको दिल की गहराई से आज ईद के दिन अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक और तमाम हमारी ऑडियंस को ईद मुबारक। सर, बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके शूज, मुझे बड़े अच्छे लगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। डॉक्टर सलीम साहब जी, कैसे गुजर रही है लाइफ? लोगों को आप तकलीफ में से निकालते हैं इंस्टेंटली, और मैं तो कहता हूँ कि आप हर किस्म के दर्द से लोगों को निकाल सकते हैं। अपनों के दर्द से नहीं निकाला जा सकता। आपकी बड़ी खिदमत है डॉक्टर सलीम, आपको बहुत सारे लोग आके कवर कर चुके हैं और आपको आज स्पेशली इस प्रोग्राम में मतलब बुलाने का मकसद ये था। सर, बहुत सारे लोग तकलीफ में, माएँ बहनें, और आपको पता है गीला तौलिया लेके मुर्गा पकड़ने के लिए कितने हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। कायरोप्रैक्टिक के नाम पे 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपए लोग, आपको पता है सर, आपको सब पता है, लोग चार्ज कर रहे हैं। लोग सर, मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैं भी क्या उनके नाम लूं, क्या बताऊं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है वो समझते हैं शायद ना उनको मरना है, ना उनको अल्लाह पाक को मुंह दिखाना है। सर, तबाही मचाई हुई है। थोड़ा सा सर इस हवाले से बताएगा, आपको खुशी कितनी होती है जब कोई बूढ़ी औरत या कोई भी बंदा दर्द में आपके पास आता है और आप अपना पूरा उस पर मतलब थेरेपी देने के बाद वो जब रिलीफ में जाती है, सर आपकी क्या फीलिंग होती है? वो फीलिंग के अल्फाज नहीं है, आप बता नहीं सकते कि एकदम से आपका 2 लीटर ब्लड बढ़ जाता है। बात पैसे, फीस की या चार्जेस की कभी नहीं होती। इंस्टेंट रिजल्ट मिलना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपका। कायरोप्रैक्टिक्स है ये, वी डोंट डू एनी पेन किलर्स, वी डोंट गो फॉर द मेडिसिन मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कहीं मैं देखता हूँ डेफिशिएंसी विटामिन डी, ये कैल्शियम की, तो वो देनी पड़ती है जी। लेकिन मैंने अपनी फीस ऐसी रखी हुई कि हर तबके का शख्स, इवन लेबर भी मेरे पास आते हैं, बहुत सारे बड़े मैले कुचले कपड़ों में आते हैं, लेकिन ज़ाहिर पेन है, मरता क्या ना करता, लोग आते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे पेशेंट भी हैं जो फाइनेंशियली इतने वीक होते हैं कि वो छोटी सी फीस भी उनके पास नहीं होती। सही बात है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ हम भी कुछ कोऑपरेट कर लेते हैं और करना पड़ता है, ज़रूरी है। मुझे पता है, ये नाज़रीन, इनकी फीस इतनी मुनासिब है कि मैं, आप जब इनके पास आएंगे, आपका सर ये बताएं डॉक्टर साहब, आपका एड्रेस कहाँ पे, ताकि जो नाज़रीन सुन रहे हैं वो बहुत आसान है। कराची का सेंटर ही है। एक क्लिनिक गुलशन में अभी ओपन हो रही है 13D की तरफ। एडवांस में मुबारकबाद आपको उस क्लिनिक के लिए। लोगों को भी वो क्लिनिक और भी वाइड ब्रॉड है। ईद में डॉक्टर साहब क्या करते हैं? आपने क्या लिया? बकरा लिया, दुम्बा लिए, गाय ली, हिस्सा लिया, किस तरह आपने गुजारी? एक बैल लिया है और 1-2 दुम्बे थे। तो बैल अभी इस कुर्रा अर्थ पे या बड़े घर जा चुका है? वो जन्नतों में घूम रहा है इस वक्त, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो एक ही दिन हमने कर दिया, सेकंड डे के लिए हमने कुछ रखा नहीं, क्योंकि सेकंड डे से क्लिनिक स्टार्ट कर देता हूँ मैं। माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्योंकि लोग तो तालियां होनी चाहिए। आशिक भाई ये देखें, कह रहे हैं कि मैं, वाह वाह डॉक्टर साहब क्या बात है। प्लीज, आज भी आपके सामने फोन आ रहे थे अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो मैं लेट टाइम दे रहा था उनको कि 6-7 बजे आ जाए। ये भी खिदमत है इंशाल्लाह। हाँ, अपने आप को मारना पड़ता है अगर आपको कुछ करना है तो, क्योंकि मैं बहुत आसानी से अवेलेबल हूँ हर पेशेंट को हर टाइम पे, सबको पता है। लोग इवन संडेज को भी आ जाते हैं मेरे पास। लेकिन सर, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहेंगे मेट्रो वन न्यूज़ को, अपने नाजरीन को, अपने पेशेंट को, व्हाटएवर जो आपके दिल में? बीइंग ए मुस्लिम मैसेज दूंगा मैं कि जो भी करें जिंदगी में, लाइफ में जो कुछ भी करें,
ईमानदारी रखें, उसमें कहीं भी धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ईमानदारी रही तो आप जिस सेगमेंट में भी हैं 4 चांद लगा देंगे उसको। एक नाम हो जाएगा, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन जब नाम होता है तो पैसा आता है। कहते हैं ना कि जो बेस्ट करो खुद ब खुद चीज़ें कामयाबी झक मार के पीछे आती है। अपने काम जो भी आपको अल्लाह ने प्रोफेशन में डाला है उसमें बेस्ट रहें और अनथक काम करें, थके ना उसमें। सर ये बात सही नहीं है कि अरबपति वो नहीं है जिसके पास अरबों रुपए हों। अरबपति वो इंसान है कि जिसके इल्म से अरबों लोग फैजियाब हों। फैजियाब होना। मैं अभी थोड़ी पहले आप साहब ने जो जिक्र कर रहे थे कि आपके डायरेक्टर हैं, सॉरी हमारे डायरेक्टर देखें, होता क्या है जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं, मुझे यहाँ पे लाने में मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद, अल्लाह के करम के बाद, मैं अल्लाह ऐलान कहता हूँ क्योंकि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब हैं, इतने हम्बल पर्सन है, यकीन करें मैंने यही बारिशों से मुझे याद आ गया, किसी की तस्वीर होती है, मैंने देखा है इतने इतने पानी, इतने इतने कीचड़ में, वो यकीन करें मैं देख के आई, वो शौक तो मैं नहीं कह सकता मगर मैं बतना हैरान हुआ कि इतने बड़े लेवल के बंदे कब्रिस्तान पहुंचे हुए हैं। वो हर कोई भी किसी की जिंदगी में मसला होना तो यार वो बिल्कुल बड़े भाई और बाप की तरह खड़े रहते हैं। exactly. और इसी तरह हमारे डॉक्टर बुलंद इकबाल हैं, वो मुझे गुरुम करते हैं, मुझे सिखाते हैं। मैं आज भी समझता हूँ, यकीन करें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है क्योंकि जब तक सांस है हमें सीखना है। तो इन दोनों का मेरी ज़िंदगी में बड़ा एहसान है और मैं इनको दोनों को बड़े भाइयों की तरह बहुत मोहब्बत करता हूँ मुझे, क्योंकि है नहीं, माँ बाप है नहीं मेरे। जिससे आप जो भी सीखते हैं सर वो आपका हमेशा तायाद उस्ताद रहता है। किसी से एक लफ्ज़ भी सीखे ज़िंदगी भर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हाँ, अभी आपने जिक्र किया, बड़ा आदमी वही होता है जो मौत को नहीं भूलता, और ऐसे ही लोग आपको कब्रिस्तानों में मिलेंगे। जिसको अपनी मौत याद नहीं है ना, वो किसी की ताज़ियत पे या कंडोलेंस पे नहीं जाता। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी मुझे, आप तीनों से, एक सवाल नहीं है, एक मेरे दिल की बात है कि अब हर बंदा ना गुंबद का पत्थर बनना चाहता है जिसकी नज़र पूरी दुनिया पे पड़े। बुनियाद का कोई ईंट का पहला पत्थर नहीं बनना चाहता जिसकी नज़र खुदा पे पड़ती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? हमारी हर चीज़ दिखावे की, हम यकीन करें दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, कपड़े हमारे दिखावे की, हमारी बातें, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्या वजह है इसकी? आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता। हम सिर्फ नेक दिखना चाहते हैं ऐसा ही है। इसमें बड़ी चीज़ तरबियत का दखल भी है, तरबियत का दखल भी है। बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं घर में पेरेंट्स को या बड़ों को, कभी वो नहीं करेंगे जो सिखाया जा रहा है। अगर आप दिखावे के लिए जानवर लाते, बकरीद का चल रहा है सीज़न में बता रहा हूँ, मैंने देखा अपने नेबरहुड में भी कि कोई हमारा इतने लाख का है, तुम्हारा कितने लाख का, ये चलता रहता है। तो जब ये ऊपर वाले भी देखेंगे बच्चे तो खुद भी ऐसे ही बड़े होंगे, वही कल्चर वही नेचर लेके, जैसे कमर्शियल नेचर होता है। मतलब आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर देखा आप जो करेंगे वही औलाद बिल्कुल आपने सही चलेगी, और ऐसी भी जनरेशन टू जनरेशन। डॉक्टर साहब सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपको ओवरऑल कैसा लगा? आप जिस फील्ड से वाबस्ता है इसके हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? Exactly. जो आपके दिल में, प्लीज। आपने बुलाया एज ए गेस्ट, बहुत अच्छा लगा, आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो मच अगेन। और एज ए जो मेरी फील्ड है कायरोप्रैक्टिक्स, एक मेडिकल फील्ड है, उसके लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपनी प्राइवेट चैनल पे भी वीडियोस बनाऊँ ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। अवेयर नहीं है लोग, 10 जगह घूम के। सर, मेट्रो वन न्यूज आपका साथ है, जो अच्छा काम करेगा हम उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल है कि मेट्रो वन न्यूज का बात है। बहुत शुक्रिया सर, आप इस तरह कर रहे हैं जैसे इल्म फैलाने के बराबर है, और वही फैलेगा तो बढ़ेगा, कभी भी कम नहीं होता। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह करना है, तो गलत डिजीज़ को लेके गलत सेगमेंट की जगह पे चले जाते हैं, वहाँ मिस डायग्नोस होता है ऑब्वियसली, फिर वो पैसा और टाइम जाया करके ऑर्थोपेडिक सर्जनों के पास चले जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, ऑर्थोपेडिक तो कुछ कर ही नहीं सकता सिवाय इतनी ज्यादा दवाइयां देने के। सर वो तो हाथ भी नहीं लगाता, वो कहते हैं एक्सरे करें, फिर दवाइयों का इतना बड़ा पर्चा होता है कि माँ बाप बोरियों पे अपने बच्चों के लिए ला रहे होते हैं, और वो खा खा के 165 बीमारियां हो जाती है, बंदा सही नहीं होता। कायरोप्रैक्टर में एक तो कोई दवाई नहीं है, सिर्फ आप देंगे तो मैक्सिमम पेन किलर, और मैं समझता हूँ आप पेन किलर भी क्यों देंगे, क्योंकि आप तो झटके निकाल के बंदे को उधर ही चांपे वापे सेट करके उधर ही हाथ के हाथ भिजवा देंगे। यस, हम स्पाइन को मैनिपुलेट करते हैं, उसी से ही सारे नर्व रिलीज हो जाती हैं, जितना कॉम्प्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है, और लोग बहुत जल्दी विद इन मिनट्स ठीक हो जाते हैं। और आप आगे देखें, कभी इसको कवर करें या खुद बैठ के देखें, आपको मेरेकल लगेगा। आप कहेंगे यार ये तो अभी बिल्कुल झुक के और लंगड़ा के चल रहा था, अभी ये भाग रहा है और चल रहा है, इतना ऐसा जस्ट लाइक अ मैजिक। सर पूरी दुनिया के प्रोग्राम देख रही है, सबको डॉक्टर सलीम के पास जाना है, बहुत अच्छे कायरोप्रैक्टर हैं, इंसान नफीस है, पैसे मुनासिब है। नाज़रीन, प्रोग्राम का पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लग रहा था अभी शुरू हुआ था और अभी खत्म हो गया है, अब हमें जाना होगा। वेलकम बैक। और इस वक्त बड़ा ही मुनफरिद से सेगमेंट होने जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट पेन्स और हड्डियों के दर्द और जो डिफरेंट नाम हैं या टेक्निकली जिस तरह हमने नाम दिए हुए हैं
वो हम और आप उसके बारे में जानते हैं। और ज़्यादातर बातें हम ये सुनते हैं कि जी ये वाला तेल लगा लो, ये वाली मरहम लगा लो, ये ऐसे कर लो, ये टकोर कर लो, ये वाला टोटका कर लो, ये सारी चीज़ें हम पहले घर में करते हैं और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार हमें सर्जरीज़ का भी बताया जाता है, लेकिन बहुत से लोग रिलक्टेंट होते हैं और वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते। आज के इस प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे कि कहाँ सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है, कहाँ नहीं है, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव रास्ते मौजूद हैं जहाँ आप विदाउट सर्जरी अपना इलाज करवाएं। और फिर ये भी है कि सिर्फ यही नहीं कि अगर कोई बड़ी खुदा न खास्ता डिफॉर्मिटी है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तभी आप इलाज करवाएं। कुछ लोगों के पोस्चर मेंटेन नहीं होते और प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सीधे खड़े नहीं हैं, लोगों को प्रॉब्लम होता है हमारा बेटा सीधा चलता नहीं है, सीधा खड़ा नहीं है, बैठने में उनके पोस्चर अच्छे नहीं है। सो इस ओवरऑल हम इस पे बात करेंगे। अगर आपका सवाल है तो वो भी आप हमारे मेहमानों से आज दरियाफ्त कर सकते हैं। हमारे साथ सबसे पहले योगी वजाहत साहब मौजूद हैं, आप सब इन्हें जानते हैं और योगा के हवाले से, एक्सरसाइजेस के हवाले से, मगर इनकी पर्सनैलिटी की मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। कभी हमें कुछ सिखा रहे होते हैं और कभी कुछ सिखा रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम की मुनासबत से ये मार्मा टेक्निक के हवाले से हमें बताएंगे, जो लेटर ऑन हम इनसे पूछते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी कायरोप्रैक्ट। ये एक मुझे भी आज पता चला कि दिस इज़ अ फील्ड जहाँ पर सर्जरी के बगैर आपका इलाज किया जाता है। आपकी और बेसिकली जो डॉक्टर सलीम ने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि बैकबोन इज द स्पेशलाइज्ड एरिया वेयर आई वर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बता दीजिए, फिर मैं मार्मा टेक्निक को भी सुनती हूँ। जी कायरोप्रैक्टर एक डिफरेंट फील्ड और हमारे रीजन में कुछ नहीं है, तो इस टर्मिनोलॉजी को बहुत से लोग नहीं जानते, नहीं समझते। लेकिन क्योंकि हम अब इसको वीडियोस के अंदर विजुअल कर रहे हैं तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है। बेसिकली इट्स अ टेक्निक वेयर वी यूज टू डू द मैनिपुलेशन ऑफ द बैकबोन स्पेशली जस्ट टू सेटल इट डाउन। उसको एडजस्ट करने को हम कहते हैं कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स। उनके मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, और एक ख़ास किस्म की कायरोप्रैक्टिक टेबल होती है जहाँ पर हम ये काम परफॉर्म करते हैं पेशेंट्स में। मेनली हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो स्पाइन इश्यूज़ में हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, जस्ट लाइक सर्वाइकल इश्यूज़, फ्रोजन नेक, फ्रीज शोल्डर्स, थोरेसिक्स, इसके अलावा आपका लुम्बर डिस्क बल्जेस हैं, हर्निएशन ऑफ डिस्क है, या कॉक्सिस के इश्यूज़ है, बैठने में तकलीफ है और खड़े नहीं हो पाते, या मेनली सियाटिका, जिसे सियाटिका भी कहते हैं। तो सियाटिका अर्कुन्निसा उर्दू में कहा जाता है उसको। ये आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये आपके पास आने से कम्प्लीटली इसका इलाज हो जाता है? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। या ये है कि कम हो जाता है? और नहीं, जिस तरह से बैकबोन 2 से 3 सेशंस या कभी कभी 4 सेशंस के अंदर हम इसको करते हैं। बैकबोन के कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके बारे में तो मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है कि जी ये तो आपके साथ ही रहेगा। अब आपके दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आपने दवा खानी है, आपके पास आखिरी रास्ता सर्जरी का है। तो उन वाले प्रॉब्लम्स को भी आप एग्जैक्टली बेसिकली देखिए 2 सेगमेंट्स बन जाते हैं इसमें। एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है ट्रीटमेंट। नॉर्मली जो 70% तक का इशू है वो हम मैनेज कर लेते हैं, उसको वो ट्रीटेबल है, बिल्कुल है। लेकिन अगर कोई सीरियस ट्रॉमा है, इंटरनली कुछ है ऐसी चीज़ कि बिल्कुल ही नर्व मोटर्स काम नहीं कर रही, तो वहाँ पर ये फिर मैनेजेबल होता है। तो बताना पड़ता है ऐसे नहीं सोना है, सॉफ्ट सरफेसेस पे नहीं लेटना है, बहुत ज़्यादा ऐसे स्प्रिंग मैट्रेस वगैरह है वो यूज़ नहीं करना है, पोस्चर ठीक रखना है, हमेशा उसको बिल्कुल उसमें रहना है कि ऐसे बिहेव करेंगे जैसे स्ट्रेट पोस्चर के ऊपर रहे, चाहे बैठे हों। जैसे इन्होंने एक्सप्लेन तो कर दिया और बड़े सारे लोगों को याद आ गया होगा, क्योंकि ये सिर्फ जो मालिश करने वाले हैं उनके पास नहीं, वैसे भी और इलाज इस तरह हमने सुना है या देखा है, या फैमिली में कोई एक बंदा कहता है आओ हम सही करें, जी जी, यहाँ तो पैर में से यूं निकाल रहे हैं, उधर से यूं कर रहे हैं, इसको मरोड़ रहे हैं। सो इसका बेसिकली इलाज किस तरह होता है आपके पास जब पेशेंट आता है? हमारे पास जब पेशेंट रिपोर्ट होता है तो पहले हिस्ट्री ली जाती है उससे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, गिरे थे, एक्सीडेंटल है, या झुक के वेट उठाया है, या गलत पोस्चर में कोई काम किया है। इवन कभी कभी फीमेल पेशेंट में बच्चा गोद में उठाने से झुक के ये प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्क स्लिप हो जाती है जैसे। और 99.9% केसेस में डिस्क जो है वो बैकवर्ड, जहाँ फेसेट जॉइंट्स है वहाँ होती है, वहाँ से वेगस नर्व, सियाटिक नर्व गुजर रहे हैं, सारा कुछ आपका वहाँ जैसे ही इसको पिंच करती है कॉम्प्रेशन शुरू हो जाता है। और अगर सेंट्रल है तो दोनों लेग्स में एक तरफ लेफ्ट या राइट, तो राइट या लेफ्ट लेग के अंदर पेन शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी रहती है, पेन किलर से भी नहीं जाता क्योंकि वो नर्व का पेन है। उसके बाद हम देखते हैं कि MRI है या नहीं है। एक्सरेज में तो सिर्फ टिश्यू को ही पता कर सकते हैं, या कहीं हड्डी वगैरह टूट जाए, वो ऑर्थोपेडिक का केस है, हम उस डोमेन में नहीं जाते। तो हम वी डोंट गो फॉर द एक्सरेज मोस्ट ऑफ द टाइम, वी जस्ट आस्क पीपल के MRI करवा कर लेकर आ जाए। उसमें वाजे होता है कि कितनी डिस्क डैमेज है, कहाँ क्या हुआ है,
और हाइपरट्रॉफी तो नहीं फेसिक जॉइंट्स के अंदर, वो भी फिर प्रेस कर रहे होते हैं कई जगहों से, बाज़ जगह स्टेनोसिस हो जाता है, काइफोसिस हो जाता है, बहुत कुछ होता है जो MRI बताता है। उसके हिसाब से हम फिर सेकंड विजिट में पेशेंट को हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट करना। लेकिन फिर भी हम मस्कुलर ट्रिगर पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद स्पाइन में, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक। और ये आपके क्लिनिक में जिस तरह मैं कह रही थी कि बड़ी आवाजें भी आती होंगी। जी बहुत ज्यादा। वो दो होती हैं, दो तरह की होती है, एक हड्डियां बोलती हैं, भी होता होगा। प्लीज स्टॉप इट भी आती है। कभी कभी तो ऐसी आवाजें भी आती है, मैं आपको बता नहीं सकता। सो वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे मिजाज हैं आपके? जी मैं ठीक ठाक हूँ। शाजिया आप कैसी हैं? बस मैं आपका। आप शाजिया हैं, आप शाहिदा हैं? शाजिया हूँ यार, मैंने आपके नंबर कॉलर कर चुकी हूँ। अच्छे नुसरत, मुझे ये पूछना था आपसे कि मैंने बहुत सारे चैनल वॉच करती हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। बस बहुत शुक्रिया। बात सुनी। और एक मेरा क्वेश्चन है, कल भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था आप लोगों ने। नहीं दिया था ब्रेक के बाद, लेकिन आज पहले दे देते हैं, जल्दी से बताइए। डॉक्टर सलीम साहब से ये सवाल है कि ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये जो आर्थराइटिस और मतलब हड्डियों से ही मुताल्लिक बात हो रही है, तो ये जो हर इंसान जो भी मतलब 30 का हो या 35 का हो या 50 का हो, 4 ऊपर की हड्डियों में गैप है, 4 कमर के नीचे की हड्डियों में गैप है। बहुत सारे मासूमों को मालूम नहीं कि हो क्या रहा है। तो हम कौन सी ऐसी गजाएं लें कि जिससे हमारे ये आर्थराइटिस के प्रॉब्लम खत्म हो, और ANA कौन सी बीमारी होती है? और योगा वाले मास्टर साहब को बहुत बहुत सलाम और दुआ। बहुत शुक्रिया शाजिया जी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं चाहता भी था कि कोई पूछे। ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ ही इस्तेमाल करनी चाहिए हमेशा। जैसे मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह की आप फार्मी चिकन या फार्मी फिश यूज़ करते हैं, उनके अंदर आर्सेनिक होता है, संख्या कहते हैं, वो भी एक ख़ास किस्म का पॉइजन है। इसके अलावा जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करती हैं, चॉकलेट्स हैं, और ये फास्ट फूड है, और दूध वाली चाय या कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, कहवे की बात नहीं कर रहा, ये तमाम डायरेटिक्स हैं, और ये दे आर ऑल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एज वेल। तो बॉडी में से मिकदार आपकी कैल्शियम की जब मिक्सचुरेशन होगी वो निकलती जाएगी, तो ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी हड्डियां भुरभुरी हो चुकी हैं। तो ऐसी ग़िज़ाएं जो मार्केट में है, आपको पता है किस तरह का ऑयल यूज़ होता है, यहाँ तो मैंने इसका हड्डियों पे इस तरह बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इसके अलावा कहाँ द सिलेक्टिव सरफेस यू स्लीप ऑन, जहाँ आप सोते हैं वो जगह कैसी है आपके बैक के लिए? क्या वो पुराना कोई दबा हुआ गद्दा या फोम तो नहीं है, या स्प्रिंग मैट्रेस तो नहीं है जिसमें कुछ स्प्रिंग्स दब गए हों, कंप्रेस्ड हों, कुछ बिल्कुल ठीक हो, रिलैक्स हो? तो ऊंची नीची सरफेस पे सोने से भी होता है। और अर्ली मॉर्निंग तो ये बहुत होता है, मेरे पास ज़्यादातर कॉल्स अपॉइंटमेंट्स के लिए सुबह सुबह आती है कि ये हो गया, क्या हुआ कि हम झुके थे, वॉशरूम गए सुबह, ये हो गया, या डोंगा के लिए, या इवन ब्रश करते हुए हम कुली करने के लिए झुके तो लॉक हो गए। ये क्यों होता है कि हम 7-8 घंटे जो स्लीप करते हैं उसमें ओवर हाइड्रेटेड होती हैं डिस्क, वो पानी पीती हैं, हड्डियों को भी पानी की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे कोई ऐसा बेंडिंग काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो बल्कि होती है ना, तो उनका बल्ज होना आसान होता है, वो स्लिप हो जाती है। ठीक है, उस जगह से एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो योगी वजाहत से पूछेंगे, अगर आपने देखा हो यूजुअली इस तरह से कि बैठने उठने में, खड़े रहने में, एक हम चाहते हैं ना स्मार्ट पॉस्चर हो, वो यूजुअली नहीं होता। कभी कभी एक शोल्डर नीचे हुआ हुआ है, एक शोल्डर ऊपर है, हाँ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जो पॉस्चर्स हैं, इस पे किस तरह काम किया जाना चाहिए और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आफ्टर द ब्रेक हम ये जानेंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ योगी वजाहत मौजूद हैं, डॉक्टर सलीम मौजूद हैं, द कायरोप्रैक्टर, और हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे बात कर रहे हैं, या उस तरीका इलाज पे बात कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनली, जो हमारे पास वैसे आप जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, उससे हट कर है, और उतना ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है मेरे ख्याल में। जो सर्जरीज और जो बहुत सा पैसा खर्च करना होता है, मेरे ख्याल में उससे थोड़ी सी कमी है। सो हमने ब्रेक से पहले, आप सवाल कर सकते हैं बिल्कुल कॉल करके, लेकिन ब्रेक से पहले हमने पॉस्चर की बात की थी, प्लीज बताइएगा। इंसानी जिस्म जो है, योग इस पे बड़ा ध्यान देता है। ऑब्जर्वेशन का इल्म है, इसने 84,000 पोज बनाए इस इंसानी जिस्म से। 84,000 पोज हैं योगा के। ये अलग बात है कि लोगों को इतने याद भी नहीं होंगे, हैं भी, अवेलेबल नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है। तो इस इंसानी जिस्म के अंदर जहाँ मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, आप खुद तो कर सकते हैं यूँ,
देखिए मुसलसल ऐसे नहीं रह सकते, ड्रॉप शोल्डर में नहीं रह सकते। आप नेक को हर वक्त यूं नहीं रख सकते, आपके विजन खराब हो जाएगा। एक आइज का कुछ और होगा, एक का कुछ और होगा, ऑप्टिकल नर्व पे काम करेगा। गर्दन को आगे कर लेंगे, आपको वर्टिगो होने लगेगा। आप बहुत पीछे ले जाएंगे, सर्वाइकल होने लगेगा। इवन यस, एडजस्टमेंट है। अगर आपने शोल्डर को डाउन किया हुआ है तो आपको खुद बड़ी घबराहट होगी, क्योंकि आपको कैरी करना पड़ा है अपना जो गलत वजन है। आपने थोड़ी सी कमर को साइड पे कर लिया। हमारा अलमिया ये है कि हम इलाज की तरफ जाते हैं, एहतियात को हमने कभी भी अपने अहमियत नहीं दी है। माएँ अपनी बच्चियों को पीछे से मार रही होती हैं, वो यूं बैठी होती हैं शोल्डर ड्रॉप करके, ड्रॉप शोल्डर। ये बैठने का तरीका उमन हमारे यहाँ राइज नहीं है, बच्चियों में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो हम कहते हैं उनकी नजरें झुक ही रहे हैं। अगर आप नजरें झुकाएंगे और वो ऊपर देखेंगे तो उनके चश्मा लगना ही लगना है, क्योंकि ऑप्टिकल नर्व्स पे हर वक्त वो प्रेशर दे रहे हैं। बहरहाल जो भी है, एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दीवार के साथ खड़े हों, अपनी हील को लगाएं, हिप को लगाएं और देखें शोल्डर कितना बाहर निकला है। जितना बाहर निकला हुआ उतना ही आपने कमर को आगे किया हुआ है। नॉर्मल बता रहा हूँ, वो तो टेस्ट तो खैर ये करेंगे। आप यहाँ गए, अब आपने देखा नेक कितनी बाहर निकली है। नेक को एडजस्ट करने के लिए अपनी मुट्ठी को बांधें और पीछे की तरफ रख लें, इस तरह। तो आप ये वाली यूं रखेंगे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आपके अलाइन हो गया। अब आपको बड़ी दिक्कत हो रही होगी, आपको नहीं, यानी जनरल दिक्कत। क्यों? हम आदी हैं इसके, इस तरह बैठने के, इस तरह बैठने के। और अक्सर लोग मुझे मिलते हैं गर्दन यूं टेढ़ी करके, वजाद भाई क्या हाल है? मैं कहा जी मेरा तो सही है, आपका हाल बहुत बुरा है, तो अपना हाल सही कीजिए। अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल टेक्निक है। एक तो है स्ट्रेचिंग टेक्निक, हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और टो पे आ जाएं, हील को उठा लें। तो जो ये आपने खिंचाव डाला है, ये आपके तमाम मसल्स को भी बेहतर करेगा, इलास्टिसिटी बढ़ाएगा। बस सिर्फ ये सिंपल के बेशुमार है। नहीं, सिंपल ये वाला जो है वो ये कि सीधे हाथ आपने ऊपर करने। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बेहतर है कि एक चेक करवा लें। अगर घर में लाइट खराब हो तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ टेस्ट लेके शुरू हो जाएं, वो झटका लगने से आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो बेहतर इलेक्ट्रिशियन को बुला लें। जब इतना एहतियात करते हैं तो बॉडी पे तो इससे ज्यादा करना पड़ेगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ये याद रखिएगा 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा कोई दर्द नहीं जा रहा, आपको कोई हर्बलिस्ट के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाना, यही इलाज है। अच्छा डॉक्टर सलीम, आप हमें ब्रेक में बता रहे थे कि इन्होंने बड़ी मुनफरिद बात बताई, तमाम खवातीन कान खोल के सुन लें। वैसे दोनों ही बात कर रहे थे, ये खट्टा खाने के हवाले से क्या साइंस है? ये साइंस बड़ी अच्छी साइंस है और ये बड़ी हेल्पफुल भी है, खासकर हमारी फीमेल पेशेंट्स को मैं गाइड करता हूँ। ज़ाहिर है हम लोग ऑर्गेनिक साइड पे तवज्जो रखते हैं एज ए कैरोप्रैक्टर कि यार आप क्या चीज़ केमिकल इंडल्ज खा रहे हैं और नेचुरल चीज़ों की तरफ लाना, पूरी वर्ल्ड इस तरफ है। तो मैं ये भी कहता हूँ कि प्योर मक्खन खाएँ, मतलब जो ब्रांड्स के पीछे मत जाएं, जो मार्जिन है या जो भी है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन खट्टे का जो आपने सवाल किया, वो देखें, अगर मैं मर्द हूँ तो मैं एंड्रोजन की वजह से हूँ, अगर कोई फीमेल है या आप हैं तो वो ईस्ट्रोजन की वजह से। बेसिकली सारा काम हार्मोन का ही है, जो माँ के पेट से शुरू हो जाता है हमारे जन्म से पहले कि क्या होना है, मेल या फीमेल। तो खट्टा जो है वो ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन को सपोर्ट करता है, और जो हमारे साथ है वो खट्टा उसके अगेंस्ट है। बिल्कुल आदमियों को नहीं खाना है, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन खवातीन खट्टे में क्या क्या खा सकती हैं? और क्यों? आलू बुखारा हो, ड्राइड हो, हड्डियां भी सही रहेंगी। एग्जैक्टली, आपका अगर ईस्ट्रोजन अप टू द लेवल रहेगा तो देर में मेनोपॉज होगा और आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस से बची रहेंगी। लेकिन साथ में ये कि फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये खट्टे में क्या क्या है? खट्टे में जो हेल्दी खट्टे हैं उसके अंदर इमली, कटारे और ये आलू बुखारे का जिक्र किया था मैंने। लेकिन अच्छा हो थोड़ा, कैरियां भी तो जी सीजन वाइज तो जाना ही है। हर फल की पके हुए की और कच्चे की तासीर अलग अलग है। अब हम आम का अचार कहते हैं लेकिन वो कैरी का होता है बेसिकली, तो उसकी तासीर अलग होती है। लेकिन अगर अचार हो तो ऐसी जगह से जहाँ सिट्रिक एसिड ना हो, उसमें वाकई में सिरका हो, वो भी ऑर्गेनिक, इससे बेहतर है घर में बना लें, किसी की हेल्प से बना लें। 1-2 बार फेलियर होगा लेकिन आप खुद बना लेंगे, उसका बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त होता है, वो खाएं। एग्जैक्टली मैंने बाजार का जब भी कभी अचार यूज़ किया तो मुझे हार्ट बर्निंग हुई, सीने में जलन हुई। लेकिन मैंने अपनी दादी या नानी के हाथ का या अम्मी के हाथ का खाया तो मैं कितना ही खा गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे कभी, बल्कि उल्टा हुआ कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया। अचार अगर घर का बना हुआ है तो आप खा सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए फायदा और आपकी हड्डियां ज्यादा अरसे बेहतर रहेंगी। खवातीन के लिए पॉइंट, स्किन हमेशा अच्छी बस। तो अब खट्टी चीजें मार्केट से जाने वाली हैं। कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा। मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन था कि आपकी आवाज चली गई।
हेलो, हम आपको सुन सकते हैं, आप बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बेटी 12 साल की है, तो वो जब स्कूल बैग लेके जाती है तो उसकी कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है। स्कूल में ऐसे खेलने से टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है और सेम सिम्टम्स ऐसे मेरे में आ जाते हैं, जैसे घर के काम वगैरह करने से, घर में मामूली रूटीन के काम से हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो इस वजह से कोई प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए। और कॉलर हैं और फिर आप इनका भी जवाब दे दीजिएगा और जो कॉलर हैं उनका भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमारे साथ और क्या सवाल है? जरवी ज़कात बात कर रही हूँ मुल्तान से जी। तो जी, मेरे जो वालिद साहब है ना, उनके घुटनों का मसला है, सीवियर प्रॉब्लम है कि काफी डॉक्टर्स को चेक करवाया है। तो वो जब बैठते हैं तो पेन नहीं होता, जब चलते हैं ना तो उनके दर्द होता है, रगड़ खाती है। तो डॉक्टर ने ना काफी मेडिसिन दी हैं, रेजोडेक्स है, टोनोफ्लेक्स है, तो ये मेडिसिन ले रहे हैं। तो इसका क्या कोई प्रॉपर परमानेंट इलाज है कि वो दर्द खत्म हो जाए? ठीक है, ऑन एयर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। अब 2 सवाल आपके लिए डॉक्टर सलीम जमा हो गए हैं। डॉक्टर सलीम, मैं चाहती हूँ कि वो दोनों को आप एड्रेस कर दें। एग्जैक्टली पहला क्वेश्चन कि बच्ची के बारे में था जो छोटी सी है और बड़ा हैवी सा स्कूल बैग कैरी करती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है और पोस्चर में भी थोड़ा सा उसका फ़र्क पड़ गया है। सबसे पहले तो अच्छी लगे बुरी लगे, मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ हैवी बैग्स उठाने के बच्चों में। ठीक है, मेरे अपना छोटा बेटा है हुज़ैफ़ा, स्कूल गोइंग है, क्लास 7 में अब आया, उसके साथ भी इशू हुआ था। तो बाकायदा मैं 3-4 दफ़ा स्कूल गया हूँ और मैंने कहा कि स्केजुअल वाइज इसकी बुक्स बताएं, ये नहीं कि CW HW सब कुछ आप बैग में डाल डोल के उसको 14.5 किलो का बना के बच्चे से उठवाएं। मैं तो स्कूल ही नहीं भेजूँगा फिर। तो स्पेशली कंसिडर किया गया। अब मैं तो चला गया, मेरे अंदर अवेयरनेस थी, मैंने शेयर किया, प्रॉब्लम बताई, उन्होंने माना, नो डाउट। अब वो हाफ बैग लेके जाता है, मुझे तो लगता है एग्जाम देने जा रहे थे, कम किताबें लेके जाता, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ने लगा है। अब उसका फोकस भी बढ़ गया है, वो सैचुरेशन की तरफ नहीं गया। तो ये चीज़ पे पहले है। दूसरा, अभी वजाहत साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक साइड पे बैग नहीं लगाना है, वो बैलेंस पोजीशन नहीं होती, पोस्चर गलत होता है, चलते वक्त तो और भी ख़राब हो जाता है। बच्चे यूँ चलते हैं जैसे कोई मजदूर कुल्हाड़ा लेके जा रहा है। ठीक है, सीधा। तीसरा चीज़, जब बैग लेके बच्चे वैन में बैठे तो वो हैंग ना हो, इसमें बेंडिंग पोजीशन है। ठीक है, बैग कोई और कैरी कर ले, आप साथ जाएं वैन तक, जो भी उसकी व्हीकल आती है, जब बच्चा बैठ जाए तो उसकी गोद में रहने बैग, ये तीसरा काम है। तो आजकल तो ये बहुत है, क्योंकि एक चीज़ और देखिए, मैंने घर का बना हुआ नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे बच्चे, माँ नहीं उठ रही, नहीं पका रही, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का ट्रेंड खत्म, फजर की नमाज का ट्रेंड खत्म, उसको लेस चीटोस बहुत सारे, मैं किसी ब्रांड को नहीं हिट कर रहा, लेकिन बाजार के पापड़ और चिप्स दे रहे हो, उसको में क्या बनेगा उसके अंदर, उसमें है क्या? उसमें कुछ भी नहीं है। तो वो स्ट्रेंथ जो हम में थी, हमने खैर भारी बैग उठाए और साथ में खेले भी, सब कुछ किया। हम तो ये समझे बिल्कुल बहुत मजबूत बच्चे थे, हर चीज़ घर की थी हमारे पास। बाद में जब ट्रेंड शुरू हुआ, जो हमारी जबकि जनरेशन में है, उनमें तो दम ही नहीं। मैं तो कहता हूँ अब जनरेशन कागज़ की बनी हुई है। एक जवान लड़का अब के अधेड़ बंदे से मुकाबला नहीं है उसका। ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका? दूसरा क्वेश्चन, हाँ, वो नी पेन, नी जॉइंट पेन उनके फादर का था। जी, फादर का। उसके लिए देखें, वक्त के साथ साथ कार्टिलेज तो घिसता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जैसे दूध दही का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्गों में नहीं है। सबसे पहले तो देखिए 55 से ऊपर आके लोगों की प्यास ही ख़त्म हो जाती है। औलादों को याद दिलाना पड़ता है कि पापा मम्मा पानी पिया नहीं पिया? नहीं यार, सुबह पिया था, नाश्ते का टाइम पिए। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। देखें, कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, उस पर अगर आप तराई नहीं करेंगे, गीला टाट नहीं डालेंगे, वो चढ़क जाएगी। तो हम भी मिट्टी ही के बने हुए हैं ना, हमें भी पानी चाहिए। और बाज़ बुजुर्ग लोग कहते नहीं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। वो पूछ रही थी कि इलाज क्या होगा। ट्रीटमेंट में दूध बता देता हूं। कॉलर है, फिर ट्रीटमेंट बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं और करती भी हैं। बहुत शुक्रिया मरियम जी। मुझे ये पूछना था, मेरे भाई हैं स्पेशल पर्सन। अच्छा। तो एज उनकी होगी मैक्सिमम 26-27 साल होगी। तो वो जो है खुद ब खुद उनके जॉइंट में, यानी कि फास्ट फूड कुछ नहीं खाते और कुछ इस तरह की चीजें भी नहीं खाते। और मुझे तो उनसे उनके लिए पूछना था कि उनके खुद ब खुद कुछ टाइम के बाद पाँव पे स्वेलिंग आ जाती है और फिर उनसे चला नहीं जाता। कभी उनके हाथ पे स्वेलिंग आ जाती है, उनका हाथ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी आ जाती है और इतना मोटा हो जाता है, उस पर हम कुछ ना कुछ बैंडेज कर देते हैं, ग्रे बैंडेज, तो उससे थोड़ा सा, या इंजेक्शन लगाते हैं पेन किलर, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलता। आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ जी, दिखाया है, बिल्कुल दिखाया। उन्होंने क्या कहा इस कंडीशन को? वो कभी कभी ना टेस्ट करवाते हैं
और होता भी है यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता भी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ऐसे बच्चों को ऐसे ही चलना पड़ता है। तो मुझे ऑनियर जवाब दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था कि क्या मल्टीविटामिन में उन्हें हम डाइट में क्या चीज दें उन्हें, जो कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल सके, वो क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा है उन्हें। ठीक है, ऑनियर बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो इलाज वाली बात आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर इनका जवाब भी दे दीजिए। एग्जैक्टली, एल्डरली एज में जो नी जॉइंट पेन है उसमें ज़्यादा वॉक नहीं करनी चाहिए, जबकि कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि वॉक करें ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ज़्यादा वॉक करने से और ज़्यादा कार्टिलेज कटता है। घुटनों को जोड़ के बैठ के इतने ऊंचे फर्नीचर पे कि पाँव टच ना हो ज़मीन से, ऊपर और नीचे मूव करें। पेशेंट को कहें रोज़ाना 50 बार दिन में, 50 बार रात में, ये करें। और एक लास्ट एक कंपोजिशन मार्केट में अवेलेबल है, ब्रांड नहीं ले सकते नाम, तो वो ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का कॉम्बिनेशन है। आई रिपीट, ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये सुबह शाम बीडी डोज में इस्तेमाल करें फॉर अबाउट 5 to 6 months। अच्छा, ठीक हो जाएगा। वक्त यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, वरना इनका जवाब आपसे भी लेते। डॉक्टर सलीम, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। योगी वजाहत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से भी आपको आगाही दे सके। डिसीजन मेकिंग आपके अपने हाथ में है, आपका अपना काम है। मजीद रिसर्च कीजिए और देखिए कि आपकी बीमारी का तहफ़्फ़ुज़ या इलाज कहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। और बस इसी नोट पे आपसे विदा लेते हैं। हम सबको दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई तरीका इलाज ऐसा भी हो सकता है जिसमें हड्डियों को ठोक कर या हड्डियों को खींचकर आपको सही किया जा सकता हो? नहीं ना, आपको यकीनन लग रहा होगा कि मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इस तरीके इलाज को कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज कहते हैं, इस ट्रीटमेंट को। और मेरे साथ मौजूद है एक कायरोप्रैक्टर डॉक्टर सलीम। मैं मजीद जानती हूँ उनसे। मुझे ये बताएंगे भाई, ये तरीका इलाज क्या है और ये यूनिक कैसे है? यूनिक भी और बहुत मैजिकल है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि विदाउट सर्जरी, विदाउट मेडिसिन, हम पेशेंट को ट्रीट ऐसे करते हैं कि उसकी बैकबोन को, उसकी जो बोन्स हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं और बेसिकली हम एडजस्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को। और जब कोई चीज़ अपनी जगह पे, अपनी सही जगह पे एडजस्ट हो जाती है तो वो नर्व जो कंप्रेशन में है, जो दब रही है, वो रिलीज़ हो जाती है। इस वजह से जो भी पेन है, नर्व पेन जिसे आप शियाटिक पेन कहते हैं, चाहे वो शियाटिक नर्व दबने की वजह से हो या वेगस नर्व, तो उससे पेशेंट को बहुत इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाता है। और पेशेंट भी वाकई कहते हैं कि ये तो वाकई मैजिक हो गया। ये किस तरह हो गया? हम तो 6 साल 6 महीने से एक टांग में जो पेन आ रहा था, जो रेडिएट हो रहा था, उससे ज़िंदगी अजाब में थी। मेरे पास तो कुछ पेशेंट ऐसे भी रिपोर्ट हुए जो कहते हैं यार डॉक्टर साहब हमारी टांग ही काट दो, सुकून नहीं है, किसी पेन किलर से नहीं होता, किसी इंजेक्शन से आराम नहीं आता उनको। बस वो आ जाते हैं ड्रॉप टेबल पे, हम उनको ट्विस्टिंग करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं, थोड़े बहुत जर्क्स देते हैं, बॉडी यूज़ करते हुए, अपने हाथ यूज़ करते हुए। इस तरह वो क्रैक साउंड्स या पॉप आउट साउंड्स की आवाज़ें आती हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि कितना पुराना ट्रीटमेंट का तरीका है और पाकिस्तान में ये अभी तक नया क्यों माना जा रहा है? पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम दुनिया से वाकई बहुत पीछे हैं। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पूछें तो स्कल्पचर्स देखें या हिस्ट्री देखें तो मिस्र और चाइना दोनों में ही ये राज था बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड फैला है। अगर जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, जो रशिया है, चाइना है, अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनको देखें तो वहाँ पर तकरीबन 30 साल 35 साल से ये राइज है, चल रहा है और बहुत कामयाबी से। क्योंकि वहाँ पर तो एक छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाए ना किसी का, या आप गिर जाएं, तो मेडिसिन देने से पहले आपको जो फिजिशियन है वो कहता है आप कैरोप्रैक्टर के पास जाएं। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पहले अलाइनमेंट चेक करवा लें कि ऐसा तो नहीं कि कोई पाँव छोटा बड़ा हो गया या पैल्विक टिल्टेड है या कोई मोहरा जगह से हटा हुआ हो। उसके बाद जाके फर्दर उनको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद पहले वो चेक करके अलाइन करता है, फिर दोबारा फिजिशियन के पास भेजते हैं। इस तरह का मतलब वो लोग इस तरह सोचते हैं। ठीक है, ठक करके दवा नहीं लिखते फ़ौरन एक ही लम्हे में, उसको पहले ना ही उसको फ़ौरन सर्जरी बताई जाती है। पहले टेस्ट होते हैं, MRI होते हैं, एक्सरेज होते हैं और फिर कैरोप्रैक्टर उनको देखता है। हाँ भी जब वो ओके करता है तो फर्दर आगे जाता है।
चलिए अभी डॉक्टर साहब आप बताएं कि भाई तरीका इलाज का प्रैक्टिकल आप मुझे करके दिखाएं। बिल्कुल, मेरे पास पेशेंट्स मौजूद हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी ऐसा पेशेंट मिले जो स्पाइन सर्जरी से बचना चाहता हो तो उसे किसी भी कायरोप्रैक्टर से मशवरे का ज़रूर बोलिएगा, वरना ये ना हो कि आपके लाखों रुपए खर्च भी हो जाएं और आप उस दर्द से महफूज भी ना रह पाएं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक अच्छी और यूनिक वीडियो के साथ दोबारा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। हड्डियों और कमर दर्द का मसला कोई नया नहीं, लेकिन अब आ गया है नया तरीका जिससे बगैर किसी दवा के इलाज मुमकिन है। इस मुनफरिद तरीका इलाज के बारे में जानते हैं कराची से नाजिश अयाज की इस रिपोर्ट में। 1 2 3। कभी ऐसा सोचा है कि कोई हड्डियों को ठोक कर या खींच कर भी ठीक कर सकता है, या फिर डॉक्टर आपको ऑपरेशन का कहे लेकिन आपकी बीमारी बगैर ऑपरेशन के ही ठीक हो जाए? डॉक्टर सलीम के मुताबिक ये तरीका इलाज सदियों पुराना है जो चीन से शुरू हुआ। इतने सालों में 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में पेशेंट है। ट्रैक्शन देता हूँ और ट्विस्टिंग करता हूँ ताकि उनके स्पाइन प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। इस तरीका इलाज से मुस्तफीद मरीज कहते हैं कि उनके लिए खुशी का लम्हा तब होता है जब डॉक्टर उन्हें बगैर दवा के ही ठीक कर देता है। और मैंने कुर्सी पर नमाज पढ़ी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी ज़मीन पर पढ़ता हूँ, अल्लाह के आगे सजदा करता हूँ। डॉक्टर सलीम के मुताबिक उनके पास आने वाले ज्यादातर मरीज रीढ़ की हड्डी या फिर जोड़ों के मुतासर होने के आते हैं। कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज हजारों साल कदीम है, लेकिन पाकिस्तान में ये अब तक नया जाना जाता है। इस तरीके इलाज से बहुत सारे अमराज का बगैर किसी ऑपरेशन के इलाज मुमकिन है। सीनियर कैमरामैन फहद खान के साथ नाजिश अयाज, सुनो न्यूज़, कराची। कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कमर दर्द हमारे पास आता है वो हमारी सड़कों की और हमारी रोज़मर्रा की सिचुएशन के हिसाब से कमर के अंदर तकलीफ़ एक मौजूद रहती है। लोग अक्सर बेशतर सवाल करते हैं कि मैं इस तकलीफ़ का हल क्या निकालूं। तो आज हम आपकी मुलाकात जिससे कराने जा रहे हैं वो उसके पास कुछ राज है, उसके पास कुछ ट्रिक्स है। हम किसकी मुलाकात कराने जा रहे हैं? हम एक कायरोप्रैक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीम। डॉक्टर सलीम, बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र ज्वाइन करने का। यू आर वेलकम, थैंक यू। कायरोप्रैक्टिस बहुत ही ऐसा है नाम जो बहुत कम लोगों को, जिनकी कमर की तकलीफ़ शायद होती है, बढ़ के फिर वो सर्च करते हैं और कहते हैं कि अब कहीं जाना चाहिए, पाँव की तकलीफ़ है, चलने का मसला है। लेकिन ये कायरोप्रैक्टिस पहले क्या है? बेसिकली कायरोप्रैक्टिस जो है एक इल्म है, एक कला है, एक आर्ट है। अब तो खैर एक डिग्री की सूरत इख्तियार कर गई कि आपको 6 साल पढ़ना है, उसके बाद आप कैपेबल होते हैं प्रैक्टिस के लिए, जस्ट लाइक अदर डॉक्टर्स लाइक MBBS। लेकिन बेसिकली हम लोग फिजिकल मेडिसिन के लोग कहलाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेन किलर्स ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं। कहीं अगर देखें डेफिशिएंसीज तो विटामिन D3 या कैल्शियम तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि मेल न्यूट्रिशन के केसेस कितने हैं। ना दूध असली है ना मक्खन असली है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हमारी भैंसें इंजेक्शन का इंतजार करती है कि इंजेक्शन लगे तो दूध दूँ, ये हालात मिल जाती है। कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है ना, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। बिल्कुल। तो काफ़ी चीज़ें समझ से बाहर हैं और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली कायरोप्रैक्टर होता ये है कि वी यूज टू मैनिपुलेट द बैकबोन एंड स्पाइन, सारी स्पाइन, यानी सर्वाइकल है, थोरैसिक है, फिर लुम्बो है, फिर सैक्रल है, आखिर में कॉक्सिस है जिस पे हमारा बैठे हुए बैलेंस करके। बिल्कुल। और कॉक्सिस ज़्यादा डैमेज होती है बाइक पे, क्योंकि आपका एक लेग इधर है, एक लेग इधर है, तो कॉक्सिस पे हिटिंग होती है। जब रोड ख़राब होंगे तो आपकी बैकबोन ख़राब होनी है। तो हम मैनिपुलेट करते हैं बैकबोन को और उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे पता चलेगा? अगर किसी के पास MRI है तो फ़ौरन MRI से दिखाई देगा कि ये इश्यूज़ हैं, उसको एडजस्ट करना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे स्टंट अलावा MRI नहीं कर सकते, वहाँ चैलेंज है। फिर आप क्या करेंगे? फिर हम पूछेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं,
किस पोजीशन में ज़्यादा तकलीफ होती है, आया बैठे हुए, लेटे हुए या चलते वक्त, या खड़े खड़े थक रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो तो उसको हिसाब से करते करते फिर हम देखते हैं, चेक करते हैं अपने थंब को यूज़ करके बैकबोन पे कि यहाँ इशू है और इस जगह पर मसल्स इनएक्टिव है या स्कार हो चुका है, एक्टिव नहीं है, उसको एडजस्ट कर देते हैं। इसके अंदर सैक्रल ट्विस्टिंग है, लुम्बर ट्विस्टिंग है, ट्रैक्शन है जिसे कहते हैं नेक को खींचना या लेग्स को अपनी तरफ खींचना, पुल करना, उसे हम ट्रैक्शन कहते हैं, और डिकम्प्रेशन है, लेकिन वो होता प्रेसिंग से ही है। इस तरह मेथड पे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपने फैसला किया होगा कि मैंने इस साइट के ऊपर जाना है। ये फैसला कैसे हुआ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कहा जाता है कि एक शोबा इंजीनियरिंग का है और एक शोबा जो बनता है वो मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस MBBS BDS का बनता है। ये इस पे नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आती नहीं है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत कम ही एक आध के अलावा ऑफ़र नहीं करता पाकिस्तान में। अब किस तरीके से कोई चीज़ सफ़र लेके जा सकता है बंदा, और आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत इंटरेस्टिंग और अजीब सफ़र था। बेसिकली पेरेंट्स की तरफ से ये था कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बहुत आसानी से करता था, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, क्रेन बनानी है, जो भी है, मतलब मैंने एरोप्लेन तक बनाया था, बस वो फ्लाई नहीं कर सका। उसके बाद लेकिन मेरा अपना रुझान मेडिकल साइड पे था, तो मैंने 9th में ही बायोलॉजी ली थी, क्लास 9th में, जबकि लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे थे और बड़ा बूम था कि नहीं अब इस तरफ आ जाओ, लेकिन मैं अपने माइंड से चला। होते होते मैंने फार्मडी कर लिया, डॉक्टर फार्मेसी, लेकिन यहाँ पर सिवाय फार्मास्यूटिकल के उधर कोई स्कोप नहीं है। बहुत से बहुत आप किसी फार्मेसी में जॉब कर लें या उसको ऑन कर लें। फिर मेरा इत्तेफाक बाहर जाने का हुआ। मेरा इंटेंशन बिजनेस का था, मेरा अपना इंटेंशन बिजनेस का था, डिग्री मैं ले चुका था, लेकिन वहाँ जाके जब हम दोपहर के 2-2:30 बजे फारिग हो ही जाते थे, फिर क्या करते? तो स्पॉइल होने से अच्छा है कि आप कुछ पढ़ लें, और कुरान में भी पहला वर्ड यही है इक़रा, कि कुछ पढ़ लो और पढ़ो। पहला लफ्ज़ ही अल्लाह की तरफ से हमें जो कलाम है, खुदा का कलाम है, वो यही कि पढ़ो। तो हमने कहा चलो सही है, ठीक है। मैं और मेरे पार्टनर ने कुछ पढ़ा, उनका फील्ड अलग था, फाइन आर्ट्स वगैरह, और मैं इस तरफ आ गया। लेकिन पूरे इन 5 साल 6 साल लोगों ने मुझे यही बोला कि तुम ये पढ़ क्या रहे हो, पाकिस्तान में तो कोई तुम्हें ना पूछेगा ना पहचानेगा, तो ला महाला मजबूरन तुम्हें प्रैक्टिस बाहर ही करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है इसका। लेकिन फिर बाद में सब कुछ उल्टा ही हुआ। जब हम आए, लोगों की अपनी भाषा, उनकी अपनी जो एक समझ के हिसाब से मैंने कुछ वीडियोस बनाई बाद में, कि समझाया कि ये ऐसे नहीं, ऐसा है, इसमें सर्जरी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। आप क्यों 3 लाख 4 लाख फेंक रहे हैं कहीं, और अगर इससे नहीं हुआ तो बेशक ऑपरेशन करा लेना। इस चीज़ को लोग अंडरस्टैंड कर गए, लेकिन वो भी सिर्फ 4% 5%। लेकिन अब आप बताएं, अगर मेरे क्लिनिक में रश है तो आप सोचें कि अवेयरनेस फिर भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि 23 करोड़ आवाम के लिए 5 से 6 क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर्स मौजूद हैं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ना काफ़ी। और अक्सर बेशतर लोग एक सवाल उठाते हैं, फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिस। ये जब भी कायरोप्रैक्टिस की बात आती है तो नहीं यार ये तो फिजियोथेरेपी है, तो दोनों में कोई फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। किसी का हाथ टूटा, एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने एक्सरे किया, हड्डी आसपास है, मतलब वो कंपाउंड फ्रैक्चर है, उसको खींच के बराबर किया, लेवल किया, प्लास्टर किया। अब वो 2 महीने तक हाथ लटका के घूमेगा। प्लास्टर कटने के बाद जब हड्डी जुड़ चुकी तो उसका हाथ ना काम करेगा, ना उठेगा, ना उसकी बॉडी के पीछे जाएगा। सही बात। फिर हम याद करेंगे कि इसको फिजियोथेरेपिस्ट को, ताकि उसके मसल लेवल पे काम करे, 1 2 3 4 अप डाउन राइट लेफ्ट। ये इसलिए है सिर्फ कि आपके जो मसल्स जो काम करना भूल गए हैं, गेम तो मसल मेमोरी का है ना। अगर आप अपना भी कोई हाथ रोक लेंगे बगैर किसी वजह के, वो 2 महीने बाद फिर काम का नहीं रहेगा। हमें एक्टिव तो उसको रखना ही है, ब्रेन सिग्नल्स के लेवल पे। तो एक्टिव करने के लिए फिजियोथेरेपी जो मसल लेवल पे काम करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर है वो, मैं तो हार्डवेयर हूँ, हम लोग तो हार्डवेयर है ना। मतलब समझे, ह्यूमन की जो बॉडी है, स्केलेटन एनाटॉमिकली अगर ढांचे की बात करें तो हम उसके मैकेनिक हैं, हार्डवेयर देखते हैं, उसको अलाइन करना, बैलेंस। आप कार की अलाइनमेंट करवाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। अलाइनमेंट हो गई, बंदा ठीक है, और 10-10 साल पुरानी तकलीफ चुटके में गायब हो जाती है 1 2 या 3 सेशंस के अंदर। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जब उनके जॉइंट पेन्स आते हैं या फिर कोई बैक पेन है, लोग अमूमन पेन किलर लेकर गुजारा करते हैं और उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि यार ये खुद ब खुद जादू से ठीक हो जाएगा। कितना इम्पेक्ट आता है इस चीज़ का कि वो बॉडी अडॉप्ट कर जाती है, एडजस्ट कर जाती है, ये क्या होता क्या है उस मामले का? देखें 10 to 15% सही हो भी जाता है कभी कभी। बहुत सारी आप तकलीफ़ें देखते हैं कि हमें भी होती हैं, हम डॉक्टर के पास जाए बगैर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अपनी सेल्फ हीलिंग तो है ना, हमारे अंदर एक अल्लाह ताला ने डॉक्टर रखा है, वो वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ऑक्सीजन ब्लड वगैरह सब अपना काम कर रहे होते हैं।
लेकिन सेल्फ मेडिकेशन के खिलाफ तो मैं शुरू से ही हूँ, तो फिर ब्लेम किसको करेंगे? तो सेल्फ मेडिकेशन सही नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग मेडिसिन जो कॉमनली घर पे अवेलेबल हैं, ओटीसी मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स, वो यूज़ कर रहे होते हैं और फ़ौरन से किसी डॉक्टर को नहीं दिखा दिया। ये तो मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, कायरोप्रैक्टर तक तो वो जब पहुँचते हैं जब सारी लुटिया डुबो चुके होते हैं, एंड में हर आदमी अपने हिस्से का उनको लूट चुका होता है। कभी कोई किस बात से उनको कहता है नहीं ये है। मैंने देखा है ये, हम यहाँ इवन मालिशिया भी बाहर लिख के लगा गए अब तो कायरोप्रैक्टर, और जब से मेरी वीडियोस आई हैं तो फिजियोथेरापिस्ट भी सारे वही बन गए। ज़बरदस्त। नहीं, ये फैक्ट है ये बात। हम जब जवानों को देखते हैं और इस एज के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी डाइट जो है वो देसी या अच्छी नहीं रही है, खालिस नहीं रही है, तो उसमें एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो हमारे यहाँ जो बाइक चलाने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा असर करते हैं, उनकी बैक बोन जो है वो हल्का सा कर्व शेप ले रही होती है और बैक साइड पूरी कर्व शेप में जा रही होती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है जो बच्चे इग्नोर कर रहे होते हैं और कहते हैं, और या माँ बाप भी देख रहे होते हैं कि हल्का सा फ़र्क आ रहा है, कर्व हो रहा है, लेकिन उस पर नोटिस नहीं कर रहे होते। ये भी अपने तौर पे एक अलग टॉपिक है। पॉस्चर की बात कर रहे हैं आप, इनडायरेक्टली आप पॉस्चर की बात कर रहे हैं। देखें, अगर मैं यहाँ से लाहौर भी बाइक पे जाऊँ और मेरा पॉस्चर ठीक है तो कुछ भी नहीं होगा। दो चीज़ें ठीक होना इंपॉर्टेंट है, खासकर टू व्हील पे, बाइक के ऊपर। एक सीधा बैठना, सही आपका इक्विपमेंट हो, आपकी सीट सही हो, शॉक्स ठीक हो, दूसरा रोड सही होना। जब रोड ही नहीं यहाँ, तो मैं जब खुद बाइक कभी शौक में बाइक चलाता हूँ तो मैं रोड ढूंढ के बाइक चलाता हूँ कि रोड कहाँ है वहाँ चलाओ, बाकी तो सब खड्डे ही हैं। इवन आपको अगर डाइजेस्ट सिस्टम नहीं भी होता, आप बाइक चला, हजम हो जाएगा खाना। इतने झटके हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे रोड ही नहीं है पाकिस्तान में, बगैर रोड के हैं हम लोग। बिल्कुल ज़बरदस्त, सही बात है। दूसरी चीज़, हमारे स्कूल, मैं पर्सनल बताऊंगा अपना कि मैं अपने छोटे वाले बच्चे के 3 स्कूल बदलवा चुका हूँ। क्यों? वहाँ स्केजुअल जो है ना, टाइम टेबल जिसे कहते हैं, आपकी कॉपीज़ और बुक्स का, वो फॉलो नहीं हो रहा। और इतना बड़ा उसका बैग है जिसको मैं भी उठाऊँ तो मेरा सांस फूल जाए, जबकि मैं सारा दिन बंदे तोड़ रहा होता हूँ यहाँ पे। सारा दिन मैं फिजिकल मेथड पे काम करता हूँ, तो मैं एक मजबूत बंदा हूँ, क्योंकि हमारा काम ही फिजिकल है ना सारा। वो बैग मैं भी नहीं उठा पा रहा। जब वैन तक जाता हूँ मैं, तो मैं बोलता हूँ यार ये तुम उठाते कैसे हो? तो मैं एक छोटे बच्चे भी आते हैं मेरे पास पाकिस्तान में, जो कायरोप्रैक्टिक्स में पीड्स के केसेस है वो मैं लेता हूँ। वाहिद मैं ही हूँ गालिबन, और मैंने सुना नहीं ना देखा। तो एक 6 साल की बच्ची है हुरैन, और एक 8 साल की बच्ची है बरीरा। ये आते हैं मेरे पास जो स्कूल की वजह से, स्कूल बैग की वजह से टेढ़ी हो चुकी हैं, यानी स्कॉलियोसिस का है प्रॉब्लम इनको। एक बच्ची को काइफोसिस है, फ्रंट पे झुक गई, एक साइड में झुकी हुई है स्कॉलियोसिस की वजह से। तो मैंने उन दोनों को सब ट्रीटमेंट के दौरान ही पेरेंट्स को ये बताया और समझाया कि आप होम स्कूलिंग कराएं, क्योंकि ये स्कूल नहीं सुधरेंगे। और ये बातें मेरी सुन के और भड़क जाते हैं, आप स्कूल से भड़क जाते हैं। हाँ, मैं स्कूल के हैवी बैग्स के खिलाफ बात करूं या मैं चिकन इंडल की बात करूं कि ये फार्मिंग चिकन मत खाएं, तो लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे खिलाफ हो जाते हैं। वो इसी तरीके से, क्योंकि वो उनके एजेंडे को हिट कर रही होती है, लेकिन वो केयर नहीं आ रही होती। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं डॉक्टर सलीम के साथ। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि हमें पॉस्चर्स कितने टाइप के होते हैं जो अमूमन प्रॉब्लम दिख रही होती है, और उसके बाद उसका हल क्या है और उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम, पाकिस्तान के एक बेहतरीन कायरोप्रैक्टर। सर, हमने जाने से पहले बात की थी पॉस्चर्स के ऊपर। जब से कोविड में हिट किया, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर और फिर इकनॉमी की भी सिचुएशन ऐसी है, फ्रीलांसर्स की तादाद बढ़ गई। ख़ास तौर पे जो जवान सुनने वाले मेरा, तो उनको ख़ास तौर पे मैसेज होगा कि इस बात को बड़ी जवाब को गौर से सुनेगा, क्योंकि सर जब बैठते हैं इस कुर्सी के ऊपर तो वो पेन ऐसा होता है कि काम कर रहे होते हैं 8-8 घंटे 9 घंटे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होते हैं काम करके। तो सर अगर हम देख सकें कि कहाँ पे तकलीफ़ आती है और किस टाइप की चीज़ें होती हैं, हाइट का क्या फ़र्क आता है टेबल के ऊपर, इसका इम्पैक्ट कैसा आता है किसी भी शख्स पे जो काम कर रहा है 9 घंटे कुर्सी पे बैठ के? ओके, ठीक है, इसका 2-3 जवाब हैं मेरे पास। देखें, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है। हमारे माँ बाप बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे माशरे में, तो जो हमारे अपना एशियन कल्चर, लेकिन बच्चे के पॉस्चर पे उसको टोकते नहीं बचपन से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बच्चा झुक के बैठा हुआ है, बेशक वो कलरिंग कर रहा है, माँ बाप देख रहे हैं यार कितना अच्छा कलर कर रहा है, ये नहीं देख रहे कि यार वो ज़मीन पे बैठ के बहुत झुक के काम कर रहा है, उसकी आदत डेवलप हो रही है, बैकबोन आगे की तरफ झुकानी है, नहीं एक्यूट एंगल बना रहा है वो। आप उसको गाइड करें, टेबल चेयर लो या इस तरह करो।
दैट शुड बी पैरेलल टू योर फेस वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन इट। जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं या लिख रहे हैं या कलर कर रहे हैं, जो भी है, बचपन से बताओ बच्चों को। हमारे बच्चों से आप सवाल करेंगे नल, NULL, कुछ नहीं पता, अच्छा क्या सीधा क्यों बैठूं, टेढ़ा क्यों बैठूं। इवन टेलीविजन या कंप्यूटर पे आपने बच्चों को देखे, बच्चे ऐसे करते हैं जैसे दीवार से किसी पड़ोस में झांक रहे हैं। अरे यार सीधे बैठ के काम करें आप नहीं टोकते बच्चों को, बस आप उनको मोहब्बत जताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो जिस तरह नुकसान हो रहा है वो आपको ना खुद अवेयरनेस है ना आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अवेयरनेस। तो पोस्चर पे तवज्जो ना हमारी खुद की है ना हम बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि सीधा बैठना है, क्या करना है। देखें कोविड-19 के बाद से वर्क फ्रॉम होम चल पड़ा, एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम द हाउस जहाँ वो रहता है। तो लोग करते क्या है, अपनी थाइस पे अपने लैप्स पे लैपटॉप रखा और बेड पे बैठ गए। सही बात, बेड पे बैठ के आराम तो किया जा सकता है, काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोड़ी देर में आप ऑब्जर्व करें वो बैठे बैठे लेट रहा होगा बेचारा, आधा लेट चुका होगा वो, तो पोस्चर गलत होगा तो फिर आप क्या कराते हैं, MRI कराते हैं तो पेन होता है, और आप देखते हैं कि लॉस ऑफ लुम्बर लॉर्डोसिस ड्यू टू द मसल स्पैज़म, आपके पट्टे खास शक्ल में आके कर जाते हैं और वहीं उसी पोस्चर में रह जाते हैं। क्या कहते हैं मुहावरे में, कमर तख्ता हो गई, तो ऐसे ही होती है तख्ता। फिर बाइकर्स की बात आप कर रहे थे, तो बाइक पर भी एक तो आपकी शॉक्स और सीट अच्छी हो, दूसरा जैसी रोड है उस लिमिट में आप स्पीड में चलाए, ये नहीं कि आप खड्डों में भी, बाइक तो खैर सत्यानाश होगा ही, डैमेज होगी, लेकिन आप खुद भी डैमेज होंगे स्पाइन लेवल पे, या आपके जो कूल्हे के गोले हैं, जोड़ हैं, SI जॉइंट्स वगैरह वो सब खराब होंगे। और ये चीज़ अगर हमें देखें तो जैसे कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बच्चे काम करते हैं, लड़के या लड़कियाँ, कभी लेट गए और तकिया ऐसे लगाई कि 3-4 तकिया लगाई और फिर उसके बाद अपना काम कर रहे हैं, और फिर जब थोड़ी देर बाद उठे तो मेरे ना बैक में शदीद पेन हो रहा है। तो वो क्या पेन है, अगर हम इस पोजीशन के हिसाब से देखें तो मिसाल के तौर पे कंप्यूटर टेबल को यूज़ करने वाला बंदा, इसी तरीके से जो बाइक पे बैठने वाला है, और ये जो लेट कर काम किया जाता है, तो कहाँ कहाँ पे ऐसा असर आता है कि किस पे प्रेशर ज़्यादा? मेनली 2 जगहों पे आता है, देयर आर 2 प्लेसेस। अगर आप देखें तो 36 आपके स्पाइन्स हैं और डिस्क हैं, डिस्क को हम उर्दू में मनका कहते हैं, लोग मनका कहते हैं, और ये आपके मोहरे हैं जिसको हम स्पाइन कहते हैं। सबसे ज़्यादा असर होता है लुम्बर पे, ये 5 मोहरे हैं, L1 फ्रॉम L1 टू L5 और S1 इंक्लूडिंग। उसके बाद सर्वाइकल यानी गर्दन, ये सपोर्टिव नहीं है। देखें साइकिल में फिर भी पेल्विक बोन है सपोर्ट करने, और थोड़ा ऐसे यानी चेस्ट के पीछे जो हड्डियां हैं उसमें फसलियां हैं जो सपोर्ट कर लेती हैं मासिवली, लेकिन ये अकेली है और ये अकेली है, पूरा बर्डन को उठाना है। अगर आप हैवी वेट हैं और आपका क्वालिटी अच्छा नहीं या पोस्चर ख़राब है, तो सबसे पहले आपको गर्दन या फिर कमर का इश्यू होगा, लोअर बैक, या फिर दोनों एक साथ होंगे। समझे, ये दोनों डिजीजेस कजन्स हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये होगी तो ये होगा लोअर बैक, लोअर हुआ तो गर्दन में खिंचाव है, तो ये होता है। तो मेरे पास कोई अगर अलोन, वो कहते हैं कि मेरी एक ही कंप्लेन है लोअर बैक की, तो मैं गर्दन भी एडजस्ट करता हूँ, तो उसका बेनिफिट डबल हो जाता है। ये 2 चीज़ें पहले खराब इसी तरीके से जब कोई वज़न उठा रहे होते हैं तो यंग होते हैं और डर नहीं लगता, तो क्या जिस जैसे दिल चाहा उठा लिया और वज़न उठाया, और एकदम से कहते हैं कि कमर पे ना शदीद तकलीफ आ गई। फुकदान है ना गाइडलाइंस का। मेरे पास यंग बॉयज़ जो आते हैं वो जिमर्स हैं, ज़्यादातर एथलीट्स हैं, क्योंकि उनका कोच, मुझे नहीं पता वो किस बात की फ़ीस ले रहा है, क्या गाइड कर रहा है, क्योंकि होना तो ही चाहिए। अगर आप बगल बेल्ट बांधे जिम में एंटर हुए तो वो आपको मना कर दे, और लेकिन बस वो डेडलिफ्ट लगा रहे हैं और टी बार्स लगा रहे हैं, स्क्वाट्स लगा रहे हैं, और ये गलत पोस्चर में करते हैं। गाइड कोई नहीं करता, बॉडी बनाने के चक्कर में बॉडी फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर लामहला फिर किसी से ठीक नहीं होते, हमारे पास आते हैं एडजस्टमेंट के लिए, बल्जेस हो जाते हैं, मल्टीपल डिस्क बल्जेस हो जाते हैं अगर वेट गलत तरीके से उठाएं, वरना कोई लिमिट नहीं, आप बहुत सारा वेट उठा सकते हैं, लेकिन अगर पोस्चर ठीक है तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में अवेयरनेस का सबसे बड़ा इशू है और पाया जाता है कि कायरोप्रैक्टिस या कोई भी पेन आपके पास आता है तो उस पेन को समझना, कि मिसाल के तौर पे जॉइंट्स का पेन है और वो क्यों पेन आ रहा है, उसको सॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते अनफॉर्चुनेटली। तो जिस तरीके से सामान लेके आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो है वो बाइक्स के ऊपर ट्रैवल करती है, दोनों हाथ के अंदर 10 किलो 5 किलो का सामान है पकड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद वो कहता है शोल्डर और मेरे ना पीछे वाली साइड पे ना पेन आ गया बहुत शदीद, और 15 मिनट पकड़ के थैलियाँ ऐसे ही लेकर आया। अगर आप देखें तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो पूरे फंके उठा के ना अपने बाइक पे ना पीछे बैठ के लेकर जा रहे, तो उस पर इम्पैक्ट जो पड़ता है कि छोटी चीज़ों को कैसे बेहतर किया। ब्रदर, थोड़ा सा सोशल
इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है ना, हर आदमी तो कार अफोर्ड नहीं कर पाता, तो लामहला इवन यहाँ कराची में मैंने देखा, अपने मुल्क में मतलब पूरे शहरों में, कि बाइक आपकी रोजी रोटी रोजगार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा हैं, कोई भी आप फील्ड वर्क कर रहे हैं तो बाइक के बगैर कर ही नहीं सकते। फिर यहाँ पार्किंग का कोई इशू इतना ज़्यादा है कि प्लान नहीं बना हुआ, कुछ बिल्डिंग्स तो है लेकिन उनकी अपनी पार्किंग्स नहीं है। तो आपको क्या, आप गाड़ी कहाँ, और हर जगह पे माफिया 30 रुपये और 50 रुपये लेते हैं गरीब आदमी से जो दिन के 600-800 कमा रहा है। अगर वो 200 रुपये ही पार्किंग वालों को दे देगा इस माफिया को, तो वो खाएगा क्या और बच्चों को क्या खिलाएगा और पढ़ाएगा क्या। तो ये चीज़ें इश्यूज तो हैं। मजबूरी में भी मैं समझता हूँ अगर एक सफ़ेद पोश आदमी है, वजन उठाना उसकी मजबूरी, तो पोस्चर दुरुस्त करके उठाए। और बाइक पे खुद बैठे, दूसरे को बोलिए फैन उठा के मुझे दो, खुद झुक के बाइक पे बैठे बैठे ना उठाए, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। दूसरा, अभी आप कहते हैं दोनों हाथों में थैला लेके या वेट लेके लोग मूव करते हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक है। क्यों, एक हाथ में थैला लेके बैकबोन को टेढ़े करने से बेहतर है दो बाल्टियां एक साथ उठा लें इक्वली, ताकि पोस्चर सीधा रख के आप चलें, उसमें नुकसान कम है। ये चीजें लोग नहीं समझते और उम्र फॉलो भी नहीं करते, टेढ़ा सफर करते हैं एक हाथ में चीज लेके तो भी होता है। तो ये अगर आपके पास 10 किलो है सामान, ग्लॉसरी है, तो उसको 2 शॉपर्स में कर लें और इक्वली इस तरह चलें, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन घुटने भी खराब नहीं होंगे। अगर हम ये बात करें जो डेली बेसिस पे जो ख़ास तौर पे वज़न उठाते हैं या फिर इस तरह बाइक पे ट्रैवल करते हैं, क्या उनकी कोई एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जो वो डेली बेसिस पे सिर्फ 5 से 10 मिनट लेटे लेटे या फिर सुबह उठने के बाद कर सकते हो, ताकि अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा वो फंक्शनल साइड के ऊपर लेकर आ सकें और एक्टिविटी हो सके? अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है लोगों को गाइड करके, बताने के, समझाने के और प्रैक्टिकली गाइड करने के बावजूद वो फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज फॉलो नहीं करते और मुझसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सारा दिन मजदूरी ही करते हैं, अब क्या एक्सरसाइज करें, आप तो हमें मरवा दोगे। ये है, लेकिन मैं फिर भी स्नैक पोस्चर को प्रमोट करता हूँ। उल्टा लेट के जो चेस्ट उठाया जाता है उससे लोअर बैक के लिए बहुत फ़ायदा होता है, लोअर बैक बेहतर हो जाती है और अगर पोस्चर ख़राब हो रहा है तो वो बच जाता है ख़राब होने से, क्योंकि एक दफ़ा पोस्चर ख़राब हो गया तो अगली ज़िंदगी फिर ख़राब ही है। जब तक वो ठीक नहीं होगा आपको पेन तो रहेगा, अब कब तक पेन किलर खाएंगे, आपने किडनी डैमेज कर लेंगे पेन किलर खा खा के, ये तो होगा लॉन्ग टर्म पे तो ये होना है। बिल्कुल, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला हमारे पास एक देखने को ये मिलता है कि नॉर्मल बस रूटीन चले जा रहा है, वो आता है रात को थके हुए आता है, सो जाता है और फिर सुबह उठता है, फिर दोबारा निकल जाता है, लेकिन वो 5-10 मिनट मिसाल के तौर पे 8 घंटे कोई ऑफिस के अंदर जॉब कर रहा है और सारे कॉल सेंटर्स के अंदर कुर्सी पे बैठ के 8 घंटे जॉब करनी है, तो अगर उसमें कौन कौन सी ऐसी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो उसके बोन को एक्टिव? जी, अगर लॉन्ग टर्म सिटिंग है, लॉन्ग आवर्स ऑफिस में हैं आप फ्रंट ऑफ कंप्यूटर और डेस्कटॉप, तो हर आधे घंटे बाद उठें और पानी पी के आएँ। हर आधे घंटे बाद उठें, 2 मिनट वॉक कर लें। ये एक साथ लंबा देर तक नहीं बैठें, वरना आपकी जो मसल मेमोरी है वो दूसरी जानिब फिक्स हो जाएगी और आप उठना बैठना दुश्वार हो जाएगा। तो एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है, भले आप 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं लेकिन फिर भी मूव करें, इधर से उधर मूव करें ताकि वो उसके पास एक्टिविटी और पानी का इंटेक रखें, क्योंकि मैंने जो 80% MRIs रीड किए लोगों के स्टडी के इतने सालों में, उसमें ये होता है कि डिस्क डिहाइड्रेशन, हर जगह डिस्क डिहाइड्रेशन लिखा है, यानी आपकी जो मनका है, जो डिस्क है, उस पर पानी की कमी है, क्योंकि उसका गीला रहना, वेट रहना, लुब्रिकेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। वो ड्राई होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद और फिर इसके बाद आके जानते हैं कि चलने के अंदर और एक्टिविटी जो रोज़मर्रा की होती है उसमें कायरोप्रैक्टिस के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिस का ख्याल करना चाहिए, कहाँ पर पेन आ जाता है, उसका रिजॉल्व कैसे होगा। जाइएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीम, पाकिस्तान के एक बेहतरीन कायरोप्रैक्टिस प्रैक्टिशनर। आज सर ये मुझे बताइएगा कि आप भी बाइक यूज़ करते हैं और हैवी बाइक्स का आपका बहुत ज़्यादा शौक़ है और उस पर ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप खुद से किसी चीज़ का ख्याल करते हैं जब आप राइड कर रहे होते हैं? और क्योंकि उसके अंदर तो एक अलग पोस्चर होता है और एक डिफरेंट अंदाज होता है, लोग झुक के भी थोड़ा सा चला रहे होते हैं और कुछ हैवी बाइक होती हैं जिसमें बिल्कुल पीछे एक स्टिल पोजीशन के अंदर चॉपर्स, तो उसमें क्या ख्याल करते हैं अगर कोई इस तरीके से बड़ी रैली करते हैं या बहुत लोग लंबे टूर पे जाते हैं? हमारे जहन में तो यही होता है कि सबसे पहले तो पोस्चर है ना, तो आपकी बाइक ऐसी होनी चाहिए कि पोस्चर अच्छा रहे, सीट कंफर्टेबल हो, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक्स या जो रेसर बाइक्स हैं उनके अंदर आपको झुक के चलाना पड़ता है बाइक,
तो जैसे ही मैं फील करता हूँ कि वो लो बैक में स्ट्रेस आ रहा है, मैं रेस्ट करता हूँ, मैं उधर जाता हूँ बाइक से, 5 मिनट वॉक करता हूँ, थोड़ा उठक बैठक लगाई, दोबारा से राइड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोस्चर में पेन होने के बावजूद मजीद ट्रैवल करने का मतलब है यू आर किलिंग योरसेल्फ। पहला काम ये है। दूसरा, स्पीड लिमिट रखें रोड के हिसाब से। ये नहीं कि मैं जीत जाऊँ और सबसे आगे चला जाऊँ, ये तो सभी सोचते हैं। रोड अगर अच्छा है तो स्पीड लें, वरना नहीं लें। मतलब उस पर कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट है। और बाइक कैसी भी हो, आपका पोस्चर ठीक है तो एक 70 सीसी या 50 सीसी बाइक भी नुकसान नहीं देगी। मैंने अपने बड़ों को भी देखा है जो बाइक यूज़ करते हैं, ज़िंदगी भर यूज़ किया लेकिन कोई इशू कभी नहीं आया उनको, नेवर। हाँ, वहाँ पर ये जो वॉशरूम यूज़ करते थे देसी स्टाइल, WC यूज़ करते थे, उसकी वजह से बड़ा बेनिफिट रहता है। तो जो उनके कूल्हों के मसल्स हैं जो बटोक साइड पर हैं, जैसे ग्लूटल्स हैं आपके मेनली, और प्रीफॉर्मिस मसल्स हैं, वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया कमोड यूज़ करते हैं, टॉयलेट सीट यूज़ करते हैं, उनके साथ एल्डरली एज में यानी 55-60 में बड़े इश्यूज आते हैं, क्योंकि उनको बॉडी को फुल रेंज ऑफ मोशन मिलते ही नहीं है। कभी आपने नोट किया कि अमीरों में ये डिजीज़ है और मजदूर में क्यों नहीं है? मैं जब देखता हूँ तो साइड वॉक पे, फुटपाथ पे सुबह सुबह जो मजदूर बैठे होते हैं अपना सामान लिए कि हमें मजदूरी मिलेगी, आज के दिन की दिहाड़ी लगाएंगे, वो उकड़ू बैठे होते हैं सारे। मैंने हिप रख के फुटपाथ पे बैठे हुए किसी को नहीं देखा, वो सब उकड़ू बैठते हैं। इसे एशियन स्कॉट कहते हैं। ये बेस्ट होता है। इवन के अगर आप सुन्नत रसूल देखें तो आप सल्लम भी उकड़ू बैठ के खाना तनावुल फरमाते थे। तो इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा है। तो पॉस्चर तो ज़मीन में बैठने के ऊपर भी मेंटेन किया आप सल्लम ने, तो ये ज़रूरी है। हम जिस तरह बैठते हैं वो गलत तरीके हैं। और इवन फोर्सेस के अंदर भी ऐसे ही होता है। जितने सोल्जर्स हैं वो खाना खाने का एक अंदाज़ है और वो बाकायदा इसी तरीके से अपनी चीज़ों को कन्वे भी करते हैं, आगे ड्रिल भी करवाते हैं और इस तरह लेके। मुझे आपकी बात से अपना टाइम याद आ गया, कॉलेज से NCC की प्रैक्टिस थी, उससे कहते थे डड्डू चाल, यानी पहले उकड़ू बैठो फिर एक मतलब 50 मीटर चलो ऐसे ही। तो उस वक्त तो जान निकल जाती थी, लेकिन इसका बेनिफिट थाइस पे और लेग मसल्स में बड़ा अच्छा रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे एक माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हर थोड़ी देर बाद काम करने वाला शख्स हो उसका शिकार हो जाता है और पूरा दिन उसका ख़राब गुजरता है। तो इससे कोई असर कायरोप्रैक्टिस का भी जुड़ता है अंदर कि उसमें कोई चीज़ बेहतरी आ सकती है, और जो पीछे ख़ास तौर पे स्ट्रेस और मसल पेन होता है और उसमें जॉइंट्स के अंदर पेन मौजूद होता है और वहाँ पे स्टिफनेस आ रही होती है। आपकी नेक के पीछे, आपकी अपर बैक पे, गर्दन के दोनों तरफ जो मसल है वो बहुत चौड़ा है और ट्रायंगुलर शेप में है, उसे ट्रैपेजियस कहते हैं, शॉर्ट्स में हम ट्रैप्स कहते हैं, जो साइड्स में नज़र भी आता है अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जैसे गोल्डबर्ग कहते बहुत हैवी थे। ओके, तो सारा स्ट्रेस वहाँ जमा होता है मेरे हिसाब से। अगर आप झुक के काम करते हैं, इवन एक घर हाउस होल्ड खातून भी प्याज काट रही है और वो झुक के कर रही है, तो यहाँ स्ट्रेस आएगा उसके। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग, आप बहुत कुछ अल्लाह पे छोड़ सकते हैं, इसलिए प्लान किया जाता है। देखिए गज़वात भी तो प्लान होती थी, जंगें प्लानिंग से होती हैं चीज़ें, हमारा कोई प्लान नहीं होता, बस ज़िंदगी गुजर रही है, जी नहीं रहे। और मुख्तलिफ चीज़ें फिर मीडिया भी देखें, कुछ खबरें बहुत से ममालिक जो तरक्की याफ्ते मैंने देखा है कि बैड न्यूज़ नहीं शेयर की जाती, कहीं कोई इवन मर्डर हो गया वो नहीं दिखाते। यहाँ तो हर चीज़ पहले बताई जाती है ताकि वो बिके। मीडिया तो ऐसे ही हो गया हमारा, तो वो हर चीज़ जो नेगेटिव है बताते हैं। अब कोई बेचारा डेथ हो गया तो बोलेंगे मर्डर हो गया। तो ये चीज़ हम देखते हैं, कहते हैं हर आदमी अपने ऊपर रख के सोचता है कि मेरे घर में तो नहीं होगा खुदा न खास्ता, तो इसलिए स्ट्रेस बढ़ता है हालात देख के। सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस भी ऐसी हैं कि आदमी की आज जॉब है और कल का नहीं पता, कि उसका बॉस उसको बुला के बोले टाटा बाय बाय, हम अफोर्ड नहीं कर सकते मजीद एम्प्लॉयज़ को। ये चीज़ तो रहती है, एक तलवार आप पे लटकी हुई, तो आप रिलैक्स कैसे होंगे? अल्टीमेटली माइग्रेन तो होना ही है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं, जिसको जैसे बाकी लोग मुझसे, मेरे कोलीग्स पूछते हैं, तो बड़े शौकीन लग रहे हैं, कोई पेन तो नहीं है, बस कड़ाके निकलवाने आ गए, जो क्रैक साउंड आ रही है, क्यों आते हैं? तो मैं जवाब देता हूँ कि नीड है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको नीड है, उसको स्ट्रेस है, वरना वो रिलैक्स फीलिंग के लिए क्यों आएगा? सही बात। ठीक है, ये चीज़ें दो जगह होती है, या आप किसी से मसाज करवाएं प्रोफेशनल से, या कायरोप्रैक्टिक्स पे आ जाएं। मसाज करेगा आपके टिश्यू लेवल पे, मसल लेवल पे। कायरोप्रैक्टिक्स जो काम करते हैं हम लोग, वो बोन लेवल पे होगा, उसमें मजीद नाइट्रोजन बबल्स रप्चर हो जाएंगे बॉडी से और आपको एक अलग फीलिंग आएगी। ज़बरदस्त। अब इसी तरीके से हमने यंग जनरेशन की बात कर ली, सीनियर एज के अंदर आते आते बहुत सारा बेतहाशा पेरेंट्स शिकायत करते हैं, मेरे टीचर भी उस्ताद मोहतरम, उनके साथ भी घुटनों का दर्द जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और घुटने पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं, उनसे घुटनों में जान नहीं है, हड्डियाँ बोली जा रही हैं, कड़क 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 करके आवाज़ आती है। इसी तरह हाथ के जॉइंट, हाथ काँप रहे हैं। ये
सीनियर एज में आती है तो उसको कैसे बेहतर तरीके से कंटेन किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है? एज सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। अब आप देखें देही इलाकों के लोग बुढ़ापे में भी आप उनसे शेक हैंड करें आपका हाथ छुप जाएगा, इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इतनी जानदार लोग हैं। अफगानिस्तान में देखें आप, उनके जो आगा जानी दादा होते हैं वो सबसे बड़े ताकतवर होते हैं, वो बिग पापा होते हैं उनके। वजह क्या है? आपका डाइट नहीं है, आपका ऑर्गेनिक फूड नहीं है, आप ज़िंदगी भर आपका कैल्शियम विटामिन डी लो साइड पे रहा, जब जाओ कमी है, जब जाओ डेफिशिएंसी है, तो ये तो होगा। जब तक जवानी है एक अलग सोल होती है, एक अलग इमोशन होता है, आप चल रहे होते हैं, चलो देखो अभी बेगम बच्चे माँ बाप को देखना है, छोड़ दो, अभी इग्नोर करो अपना पेन को, अपने काम करो, बाद में क्या होगा? फिर यही होगा, आप एक बहुत पुरानी और बोसीदा बिल्डिंग बन जाएंगे। अपना कैल्शियम लेवल पूरा रखें, वो डाइट्स मत लें जो कैल्शियम रॉबर्स हैं, ठीक है, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय कॉफ़ी जिसमें मिल्क ऐड होता है वो। मैं कहवा तो बहुत पसंद करता हूँ, कहवा कहता हूँ, प्रमोट करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि कहवा पिएं, बगैर दूध की चाय कॉफ़ी फिर भी बेहतर है। फिर बेकरी आइटम जिसमें सोडियम सल्फाइड है, सोडियम बेंजोएट है, सोडा वगैरह डालते हैं, इतने से आटे से इतनी बड़ी बन ब्रेड बनाते हैं, जादूगर होते हैं लोग, वो चीज़ें आपको डैमेज करती हैं, ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस कर देती हैं आपको, लाबाला आपकी हड्डियाँ भुरभुरी होंगी, और सबसे पहले हड्डी नहीं बल्कि उसके साथ कार्टिलेज जो इन बिटवीन दिख रहा है आपको, ये कार्टिलेज तो है जो हमें मूव करता है, जो चिकना रहता है, जो हड्डियों का ऐसे लुब्रिकेट मूवेबल पार्ट है, वो डैमेज होगा तो रियल बोन करीब आ जाएगी और घिसेगी, फ्रिक्शन होगा, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और लॉस ऑफ मोबिलिटी, ख़त्म, नहीं चल फिर सकते। और लास्ट में पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों ने पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता फ्यूचर कैरियर हम अपना मेडिकल साइड के ऊपर भी कैसे बनाएं, तो कायरो प्रैक्टिस की साइड पे कैसे आ सकते हैं, और पाकिस्तान में ओवरऑल इस प्रोफेशन से रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए और लोग स्टेक होल्डर्स अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? देखें, लोगों में अवेयरनेस देने का काम तो आपने सॉल्व कर ही दिया है, आप लोगों ने, मीडिया ने कर दिया है। जो मुझे ज़्यादातर लोगों ने जाना वो आप लोगों की वजह से जाना है, मीडिया की वजह से जाना है। मेरा काम कैसा है वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान में रहते हुए तो कोई कैरोप्रैक्टर क्या बनेगा, यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, पीएमडीसी से हम लोग रिकग्नाइज नहीं होते, ना कोई एफिलिएशन है हमारी, बस हम अपने परमिट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो दुबई में करें या पाकिस्तान में करें या अबू धाबी में करें, कहीं भी करें। तो हम तो इस तरह है। हाँ, स्टेट जाने के बाद हमें कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, मज़ीद फर्दर फिर हम वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंट्री को इस तरह सोचना चाहिए, हम 200 साल पीछे हैं दूसरे मुल्कों से, कि यहाँ की एक छोटा इंस्टीट्यूशन भी नहीं है कहीं कि जो ये पढ़ाए कैरोप्रैक्टिक्स के बारे में, और पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग तो अलग ही लोग हैं, वो बहुत आगे हमसे, हम लोग तो अभी तक डैम नहीं बना सकते, वो तो बहुत आगे। बहुत चैलेंज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम टाइम निकालने का और कामयाबी के सफ़र में आने का। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ और हमारी चीज़ें ज़िंदगी की रोज़मर्रा बहुत खूबसूरत और बेहतर हो सकती है और आसान हो सकती है। इन्हीं छोटी चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिए और सीखते रहिए और दूसरों को भी आगाही दीजिए ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके मिलके। कामयाबी का सफ़र से डॉक्टर मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अगली बार मुलाकात होगी नेक्स्ट शो के अंदर एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।